हेलो है एवरीबॉडी, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका वापस से स्वागत करता हूं नीट पीजी सीरीज में, जहां पर अपन फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आप सभी मेरे को जानते हैं, मैं हूं आपका अपना अर्पित नेमा फ्रॉम लर्न हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnhub.com। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे एक नया चैप्टर। ठीक है, क्योंकि अपन ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंप्लीट कर लिया है, हमने पहला चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट वाला। ठीक है, अब अपन आ चुके हैं आपके स्टेट्स ऑफ मैटर में। ठीक है, इससे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ग्राफिकल भी रिप्रेजेंटेशन कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, कि यहाँ पर इसका प्रपोर्शन में ये है, इसका डायरेक्टली प्रपोर्शन में ये, तो उसका ग्राफ से रिजल्ट आपको निकालना पड़ता है। ठीक है, तो सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक उम्मीद मैं तब आप सभी से कर रहा हूँ, पेन और कॉपी लेके कृपया करके बैठ जाएं। ठीक है, वरना इसके बिना मजा कहाँ आएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं कि टॉपिक कौन कौन से हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपन थोड़ा इंट्रोडक्शन से समझ लेते हैं कि क्या क्या इसमें चीजें होती है। ठीक है, आपको इस चैप्टर में मोस्टली जो मिलेगा पढ़ने के लिए वो गैस के बारे में मिलेगा। ठीक है, लिक्विड के बारे में आप सॉल्यूशन में 12th में थोड़ा और अपन जानेंगे उसको। ठीक है, और आपसे सॉलिड स्टेट भी आएगा उसमें। ठीक है, तो ज्यादातर आपको जो मिलेगा वो गैस के बारे में जिक्र होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि मैटर क्या होता है। ठीक है, मैटर तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो कि मैटर क्या होता है। ठीक है, हम सभी को पता है कि जो मैटर होता है क्या होता है। जो आपका मैटर होता है वो बेटा तीन चीजों में क्लासिफाइड होता है। ठीक है, कौन कौन सा? पहला होता है आपका सॉलिड, पहला होता है आपका सॉलिड। ठीक है, दूसरा होता है आपका लिक्विड, दूसरा होता है कौन सा? लिक्विड। और तीसरा होता है अपना गैस। ठीक है, तीसरा होता है अपना गैस। क्लियर है, सभी को पता होगा ये बात तो। ठीक, और भी चीज है, ध्यान से देखेंगे। लिक्विड, सॉलिड और गैस। ठीक, अब सुनो, ये जो आपका जो सॉलिड है ये सबसे ज्यादा बेटा क्या होता है? ऑर्डर्ड होता है। ऑर्डर्ड होता है मतलब कि बहुत अच्छे से अरेंज रहेगा। ये जो पार्टिकल है ये हिलते डुलते नहीं है। ठीक है, देखो ये जो रहता है आपका गैस, ये सबसे ज्यादा क्या रहता है? डिसऑर्डर्ड। डिसऑर्डर्ड रहेगा, मतलब कभी यहां घूम रहा होगा तो कभी वहां घूम रहा होगा। ये होती है गैस। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे कि एग्जाम्पल बहुत अच्छा सा देता हूं आपको, बहुत जगह पे भी मिल जाएगा। जैसे कि मम्मी ने वहां पर आपका कुछ बनाया, ठीक है, तो आपको दूसरे कमरे में पता चल जाता है कि क्या बना होगा। क्यों? क्योंकि वहां से जो आपका स्टीम निकली, जो भी आपका मम्मी ने बनाया है गरम गरम, वहां से जो स्टीम निकली वो क्योंकि क्या कर रही है बेटा? ट्रेवल कर रही है। कभी यहां जा रही है, कभी वहां जा रही है, कभी यहां जा रही है, कभी वहां जा रही है। ठीक है, तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि आपका वो जो गैस है वो ट्रेवल करती है। ठीक है, तो मतलब वो क्या है? ऑर्डर नहीं है। वो ऑर्डर होती तो वहीं रहती। जैसे कि एग्जाम्पल, आप मान लो शक्कर लेके आए, शक्कर में भी थोड़ी बहुत स्मेल होगी। ठीक है, और कोई भी चीज लेके आए, मिठाई लेके आए जो आपकी सॉलिड है, तो अब ऐसा थोड़ी रहेगा, वहां पर जब रखी रहेगी तो आपको यहां तक स्मेल आएगा। ठीक है, तो वैसे चीजें होती। क्लियर है? सॉलिड जो है वो ट्रेवल नहीं करता, वो ऑर्डर्ड है, जैसे का तैसे। जैसे आपको क्रिस्टल दिखेगा वैसे दिखेगा वो। क्लियर है? चलो अब आगे आ जाओ। अब ये ऑर्डर्ड और डिसऑर्डर के जो बीच में बैठा रहता है वो क्या रहता है? लिक्विड रहता है। ये क्या रहता है? आपका इंटरमीडिएट। ये रहता है आपका इंटरमीडिएट। ठीक है, ये क्या रहेगा? ये आपका रहेगा तो यहां पर जो है मॉलिक्यूल तो अरेंज अच्छे से रहेंगे, ठीक है, लेकिन अटैच रहेंगे। समझ रहे हो? अटैच रहेंगे, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन सुनो, अब अभी इतना सुनो। ये जो सॉलिड है, आप सॉलिड से लिक्विड में भी जा सकते हैं, लिक्विड से गैस में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक चीज बोल सकता हूं कि हम इंटरचेंज कर सकते हैं। समझ रहे हो? इंटर कन्वर्जन हो सकता है। तो मैं ये बोलूंगा कि फेसेस के बीच में क्या होता है? इंटर कन्वर्जन होता है। इंटर कन्वर्जन होता रहता है। सर कैसे होता है? एग्जाम्पल दो। तो बिल्कुल एग्जाम्पल सुनो। देखो कैसे एग्जाम्पल, यहां पे अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं आप सभी के सामने वाटर का, कि वाटर है अगर, ठीक है, तो मेरे पास यहां पर आपको दिख रहा है आइस। आइस जो है, आइस कैसी रहती है? सॉलिड रहती है। तो ये आपकी सॉलिड है, ये रही आपकी सॉलिड। ठीक है, जो कि कन्वर्ट हो रही है, आपको यहां पर दिख रहा होगा, ये क्या है? लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। ये कन्वर्ट हो रही है आपकी किस में? लिक्विड में। तो यहां पर क्या है? यहां पे ये सॉलिड था, लिक्विड में चला गया, तो मतलब इसने क्या कर लिया बेटा? स्टेट को चेंज कर लिया।
स्टेट को चेंज कर दिया मतलब ये क्या हो गया, इंटर कन्वर्जन हुआ कि नहीं हुआ, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे चले गए। ठीक है, तो अब मैं यहां पर एक एग्जांपल और अच्छे से बताता हूं। मान लो आपके पास H2O है, H2O क्या रहेगा, मान लो ये सॉलिड में है, मतलब किसकी बात चल रही है यहां पे, आइस की। ठीक है, अगर मैंने इसको थोड़ी सी भी हीट दे दी, अगर मैंने थोड़ी सी भी इसको क्या दे दिया बेटा, हीट दे दिया, तो क्या हो जाएगा, ये पानी बन जाएगा, बर्फ पानी बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, देखो H2O जो है वो किस में आ जाएगा, लिक्विड में आ जाएगा। अब मेरे को ये तो नहीं लगता कि आप सभी को ये जानने की जरूरत है कि S क्या होता है, L क्या होता है, आप सभी को पता है ये बात। ठीक है, कि अगर नीचे S लिख रहा हूं तो वो सॉलिड है, L लिख रहा हूं तो लिक्विड है, G लिख रहा हूं तो गैस है, AQ लिख रहा हूं तो वो एक्वस फेस में है। ठीक है, चलो, और अगर मैंने इसको वापस से हीटिंग करी, इसकी हीट किया, तो ये क्या बन जाएगा, पानी जो है वो भी उड़ जाएगा और क्या बना देगा, वो स्टीम बना देगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहां पर हमको क्या समझ में आ रहा है कि भैया एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जा सकते हैं हम। ठीक है, तो वैसे ही अब क्या हम गैस से जा सकते हैं सर, सॉलिड से तो आपने बताया कि हम गैस से जा सकते हैं, तो मैं कहूंगा बिल्कुल जा सकते हो। कैसे जाओगे, ऐसे जाओगे, देखो यहां पर अगर मैंने इसको कूल कर दिया, यहां पे मैंने इसकी कूलिंग कर दी, तो गैस पास में आएगी, कंडेंसेशन पास में आएगी और लिक्विड फेस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, चलो अब देखो फिर से एग्जांपल आपका फ्रिज का। अगर मैंने लिक्विड को, पानी को फ्रीजर में रख दिया, तो वो क्या हो जाएगा, वहां के मॉलिक्यूल और पास में आएंगे और एटम उसके पास में आएंगे, एटम पास में आएंगे तो क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी, बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गई, ऑर्डर सही हो गया, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अपन ने ये क्या पॉइंट समझा कि यहां पर इंटरचेंजिंग हो सकती है, इंटर कन्वर्जन हो सकता है फेसेस का। क्लियर, यहां तक सभी को क्लियर? ठीक है, अब देखो एक पॉइंट का नाम होता है, अब उस पॉइंट पर, अभी मैं नाम नहीं बता रहा हूं, सुनो, एक पॉइंट होता है जहां पर तीनों स्टेट प्रेजेंट हो सकते हैं, तीनों स्टेट प्रेजेंट हो सकते हैं। कैसे सर, ये कैसे पॉसिबल है? तो देखो, एक अगर मैं आपको फ्रीजर का एग्जांपल देता हूं, ठीक है, ये रहा आपने जो आइस बनाई, ठीक है, इसके अंदर मैं ऐसे ऐसे बना दे रहा हूं। ठीक, ये देखो यहां पर आपने क्या रखा है, यहां पे आपने पानी भरा, यहां पे आपने पानी भरा और आपने इसको रख दिया फ्रीजर में। ठीक है, अब देखना है स्टार्टिंग में क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंट तो कर सकते हो। स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब आपका बर्फ अच्छे से ना बना हो, सिर्फ 2 या 3 घंटे बाद आप फ्रिज खोल के देख लो, ठीक है, या फिर अब तो कूलिंग टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आ गई है, जिसके घर में ज्यादा कूलिंग वाला तो 5-10 मिनट का देख कर रख के देखो। ठीक है, तो क्या होगा, आप देखेंगे कि सिर्फ ऊपर का सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, ऊपर का सिर्फ सॉलिड हो जाएगा, लेकिन नीचे का क्या रहेगा बेटा, लिक्विड रहेगा, नीचे का रहेगा लिक्विड। और क्योंकि फ्रीजर में रखा है तो आपको थोड़ी बहुत क्या देखने को मिलेगी, गैस भी देखने को मिलेगी। समझ पा रहे हो? ठीक है, मतलब अब मैं बोलूंगा कि इस स्टेट पर ये देखो लिक्विड भी है, इस स्टेट पर सॉलिड भी है और इस स्टेट पर गैस भी है, गैस भी है। मतलब एक ऐसा पॉइंट है जहां पर तीनों स्टेट प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो उसको मैं क्या बोलता हूं, उस पॉइंट को ही बोला जाता है ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, उस पॉइंट पर जहां पर आपको तीनों फेसेस देखने को मिले, वही होता है आपका ट्रिपल पॉइंट। समझ में आ गया? ठीक है, बस इतना दिमाग में लगाओ। ठीक, जनरली हमें क्या पता होता है कि स्टेट 3 टाइप की बस होती है, इतना ही पता होता है हमें। ठीक है, अभी अपन और डिस्कस करेंगे इसको थोड़ा थोड़ा, लेकिन अभी बस इंट्रोडक्शन है तो सुनो। जनरली हमें क्या पता होता है कि जो स्टेट है वो 3 टाइप की होती हैं, लेकिन साइंटिस्ट ने कहा कि 3 ही क्यों, और भी निकालो। तो और जैसे ही आई फिर बात हो गई, एक स्टेट निकली, 2 स्टेट और निकली, 4th स्टेट और 5th स्टेट। समझ में आ गया? 4th स्टेट और 5th स्टेट, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। लिखना चाहो थोड़ा सा लिख लो, ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं। देखो अब यहां पर मैंने जो बोला था कि यहां पे 3 स्टेट नहीं होती, और भी स्टेट होती हैं। ठीक है, तो एक होती है आपकी कौन सी, 4th स्टेट। 4th स्टेट होती है एक, जिसमें इसको बोला जाता है सुपर हीटेड गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट। ठीक है, इसमें क्या रहता है, यहां पर मिक्सचर होता है किसका, देखो यहां पर प्रेजेंट होता है मिक्सचर ऑफ
मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस मिक्सचर ऑफ क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है। मिक्सचर ऑफ, यहां पे प्रोटॉन की जगह मैं लिख रहा हूं पॉजिटिव चार्ज। इस चीजों का मिक्सचर प्रेजेंट होता है और ये बिहेव करती है अनयूजुअल, अनयूजुअल बिहेवियर होता है इनका, ठीक है। ये क्या, इसको साइंटिस्ट ने नाम दिया फोर्थ स्टेट, ठीक है। ये कहां पे प्रेजेंट हो सकता है, देखो क्या लिखा हुआ है, सुपर हीटेड गैस। सन को बोल सकता हूं मैं, क्योंकि सबसे ज्यादा हीटेड वही है, बोल सकता हूं, ठीक है। तो उसको उन्होंने एग्जाम्पल के फॉर्म में सेट करके भी बताया था। चलो देखो, एक होती तुम्हारी फिफ्थ स्टेट। फिफ्थ स्टेट ये क्या होती है, ये होती है जैसे सुपर हीटेड था वैसे ही होता है आपका सुपर कूल्ड, सुपर कूल्ड सॉलिड स्टेट। सॉलिड होती है, ठीक है, सुपर कूल सॉलिड। इसमें क्या रहता है सर, इसमें ये रहता है कि जो आपका एटम है, जो आपका एटम है वो इतना फ्रीज हो जाता है, इतना ठंडा हो जाता है कि वो अपनी आइडेंटिटी को ही खो देता है। किसी भी मॉलिक्यूल है, मान लेते हैं एक मॉलिक्यूल है आपके पास, ठीक है, ये रहा आपका मॉलिक्यूल, ठीक है, वो उसको इतना ठंडा कर दिया, इतना सुपर कूल है, क्योंकि मॉलिक्यूल किससे बना होगा, दो एटम से मिलके तो बना होगा, कम से कम एटम प्लस एटम से मिलके बना होगा, ठीक है। तो उसके पास जो एटम है, ठीक है, ये जो एटम है ये अपनी क्या करेगा, अपनी प्रॉपर्टी ही लूज कर देगा, अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है। आइडेंटिटी क्या करेगा ये बेटा, लूज कर देगा। और आइडेंटिटी लूज करने के बाद ये अपना एक डिफरेंट बिहेवियर शो करेगा, ठीक है, डिफरेंट बिहेवियर शो करेगा। उसी को उन्होंने नाम क्या दे दिया था, फिफ्थ स्टेट, ठीक है। उन्हें सिर्फ इंडिविजुअल उसका खुद का एक बिहेवियर होने लगता है, सुपर कूल्ड खुद एक एटम हो जाता है, ठीक है, उसको नाम दे दिया था उन्होंने फिफ्थ स्टेट, ठीक है। तो फोर्थ स्टेट में क्या है, सबसे ज्यादा हॉट, सबसे ज्यादा हीटेड गैस स्टेट, ठीक है। वहां पर क्या होता है, बहुत सारे मिक्सचर प्रेजेंट होंगे आपके, इलेक्ट्रॉन के, पॉजिटिव चार्ज के मिक्सचर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सिर्फ इतना जानने की जरूरी है। और इसी को बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। इसी का एक और नाम क्या होता है, इसको ही बोला जाता है प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट अगर ऐसे पूछ लिया जाए, सिर्फ नाम पूछेगा अगर पूछा तो, कि फोर्थ स्टेट का नाम क्या होता है, ठीक है, तो सिर्फ यही पूछ सकता है। प्लाज्मा स्टेट में क्या होता है, सिर्फ ऐसे ही पूछेगा। उसमें क्या होता है, देखो सुपर हीटेड गैस स्टेट है, मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल है, जो भी मॉलिक्यूल है इतना ठंडा हो चुका है, वो उसने अपने जो एटम से बना था, उस एटम ने अपनी प्रॉपर्टी ही लूज करी, आइडेंटिटी ही लूज कर दी, ठीक है। आइडेंटिटी लूज करके वो डिफरेंट बिहेवियर शो करने लगता है, इंडिविजुअल एटम की तरह एक अलग बिहेवियर शो करने लगता है। तो वही तुम्हारा क्या होता है, फिफ्थ स्टेट। क्लियर, समझ में आ गया इतना, ठीक है। तो ये सब बातें थी आपके किसके लिए, यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, और यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ स्टेट के लिए। क्लियर है। अब कुछ यहाँ पर आपके अजम्पशन आते हैं, ठीक है। डायनामिक पार्टिकल मॉडल के लिए कुछ यहाँ पे अजम्पशन आते हैं। वो क्या कह रहे थे, देखो कि अपन ने बहुत पहले से पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा है सर, हमने पढ़ा है कि जो मैटर होते हैं वो टाइनी पार्टिकल से बने होते हैं। जो मैटर हैं वो मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये इन सब चीजों से वो बने रहते हैं, ये सब चीजें तो पता ही होंगी आपको। क्लियर है, वो टाइनी पार्टिकल से बने होंगे। और क्या क्या होगा, यहां पर जो मैटर है उसके अंदर जो पार्टिकल हैं, उसके अंदर जो पार्टिकल है वो जो एनर्जी को वो लूज भी कर सकता है, ठीक है। एनर्जी को वो लूज कर सकता है और गेन भी कर सकता है, मोशन शो कर सकता है, मूवमेंट शो कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर मूवमेंट नहीं होगी, वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके मूवमेंट शो कर सकता है। एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो क्या कर सकता है बेटा, मूवमेंट शो कर सकता है। क्लियर है। तो कुछ कुछ ऐसे ऐसे आपके पॉइंट आते हैं, ठीक, जिसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छे से डिस्कस करनी है। क्लियर है। देखो तो अपन जल्दी से जंप करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, सॉलिड स्टेट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए, इन अजम्पशन की मैं बात कर रहा था सॉलिड स्टेट के पहले 2-3 पॉइंट देख लो तुम। मैंने क्या बताया था, देखो कि ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से बने रहेंगे, ठीक है। जैसे कि अपन को बोलते थे कि जो भी चीज बनी है वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बनी है, तो उनने पार्टिकल जोड़ दिया, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो कि पार्टिकल सेपरेटेड बाय एम्प्टी स्पेस कॉल्ड वॉइड। मतलब कि अगर मैं आपको एक सॉलिड का ऐसा बना के दिखाऊं, ये देखो ये है एक, ठीक है, मान लो ये आपके एटम अरेंज है, ठीक है, यहां पर भी एक एटम ऐसे ऐसे आपके अरेंज है,
क्लियर है? तो यहां पर जो आपको स्पेस खाली छूटी दिख रही है, ये खाली छूटी दिख रही है, ये खाली छूटी दिख रही है, ये खाली छूटी दिख रही है, ठीक है। यहां पर आपको जो स्पेस खाली छूटी दिख रही है, तो एम्प्टी के स्पेस को ही उन्होंने क्या नाम दिया बेटा? वॉइड्स। एम्प्टी स्पेस को ही उन्होंने नाम दिया वॉइड्स, ठीक है। इसके बारे में सॉलिड स्टेट में बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है, तो वहां पे अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। चलो देखो आ गया। पार्टिकल एक्सर्ट अट्रैक्टिव फोर्स ऑन वन अनदर, मतलब क्या बोल रहा है अब कि यहां पर हो सकता है कि एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये है, तो आपस में इनके क्या हो सकते हैं? फोर्सेस प्रेजेंट हो सकते हैं, फोर्सेस प्रेजेंट हो सकते हैं, ये आपस में अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन वो आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन एक एग्जांपल अभी से देख लो। अगर एक गैस का है और ये गैस का है, रैंडम घूम रहे हैं आसपास, ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो, ये आपस में पास आते जाएं, ये पास आ रहा है, ये भी पास में आ रहे हैं, ठीक है। देखो ये अगर पास में आते जाएंगे और अगर मतलब मैं क्या बोलूं, ये अभी दूर हैं, अभी दूर हैं, ये आपस में कंडेंस हो रहे हैं, तो स्टेट में चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा। समझ में आ गया? तो स्टेट में चेंज ऐसे आता है, क्लियर है? मतलब अपन ये बोलते हैं ना कि मैंने कंप्रेस किया तो वो लिक्विड बन गया, लिक्विड को कंप्रेस किया तो वो सॉलिड बन गया। वो प्रेशर और टेम्परेचर सबको मेंटेन करने के बाद की बात बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? पार्टिकल आर नॉट स्टेशनरी। क्यों? अभी बताया था, क्योंकि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके मूवमेंट शो कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सब चीजें हैं। देखो यहाँ पे ये आपको क्या दिख रहा है? गैस और लिक्विड। ये जो गैस है ये ऐसे हिलते डुलते रहती है, लिक्विड भी ऐसे हिलता है, लेकिन ये जो आपको सॉलिड दिख रहा है ये सॉलिड जैसे का तैसा ही प्रेजेंट रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करता हूं, अभी हमें गैस दिख नहीं रही है लेकिन वो ट्रेवल कर रही है। अपन को गैस अभी दिख नहीं रही है लेकिन वो ट्रेवल कर रही है। एक एग्जाम्पल बताता हूं आपको सॉलिड का, ठीक है। तो सॉलिड का कैसे बताऊंगा? देखो ये जो बोतल है, ये जो आपको बोतल है, ये सॉलिड है। जब तक मैं इसको मूव नहीं कराऊंगा ये मूव नहीं करेगी, ठीक है। इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है वो आपको क्या दिख रहा है? वो भी मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वो भी मूव कर रहा है। तो ये आपका स्टेट कौन सा है? तो मतलब ये बताना चाह रहा हूं कि देखो लिक्विड भी मूव करता है, सॉलिड मूव नहीं करता। अगर मैं इसको सीधा ऐसे पकड़े रहूं तो सॉलिड मूव नहीं करेगा। और गैस हमको दिख ही रही है कि गैस क्या कर रही है, वहां पे मूव करती है। समझ में आ रहा है? ठीक है। इसीलिए जब धूल आती है ना तो तक आती है, क्यों? छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं भाई, गैस की वजह से वो कन्वे कर रहे आ रहा है हमारे पास, क्लियर है? तो ये सब चीजें होती हैं। अब ये जो सॉलिड है तो ये सॉलिड है क्यों? लिक्विड है तो लिक्विड है क्यों? ये मोशन शो कर रहा है लिक्विड, तो ये क्यों कर रहा है? और गैस कैसे शो करती है? तो इन सब के आंसर आपको मिलने वाला है। चलो आगे चलते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सॉलिड स्टेट से, ठीक है। सॉलिड स्टेट मतलब क्या है? ये पार्टिकल अरेंज है, ये पार्टिकल अरेंज है, ठीक है। यहां पर ये जो पार्टिकल है ये इतने पास पास अरेंज रहते हैं, ठीक है। इनको कोई भी जगह नहीं रहती मूव करने की। क्यों? क्योंकि इनका जो पार्टिकल का अट्रैक्शन है, इंट्रैक्शन है, काफी ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, यहां पर आपको जो भी चीज दिख रही है, अब ध्यान से सुनो, चलो ठीक है। मैंने क्या बताया था? ये जो खाली स्पेस आपको दिख रही है ये कुछ और नहीं, ये क्या है? वॉइड स्पेस। ये क्या है आपका? वॉइड। अब ध्यान से सुनते रहना, ये जो आपके पास जो वॉइड स्पेस है वो इतना कम है, इतना अगर कम रहेगा, छोटू सा वॉइड स्पेस रहेगा, सांस लेने की भी जगह नहीं है, तो क्या वो हिल डुल पाएगा? ठीक है, मतलब एटम की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है। मान लो कि ये वाले एटम की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, ये वाले एटम की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। इसके पास इतने कम वॉइड स्पेस है, वो इतना अटका हुआ है, तो क्या वो मूवमेंट शो कर सकता है? वो मूवमेंट शो नहीं कर सकता। इसलिए आपको क्या देखने को मिलता है? इसलिए आपको देखने को मिलता है कि सॉलिड जो है वो मूव नहीं करता लिक्विड की तरह, ठीक है। जो आपका लिक्विड है वो तो ऐसा वैसा हो सकता है, लेकिन सॉलिड नहीं हो सकता। लेयर की बात कर रहा हूं सॉलिड की, ऐसा नहीं कि आप उसको हिलाओगे तो हिलेगा नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो देखो मैं क्या बोलूंगा, क्योंकि इसका जो वॉइड स्पेस है, वॉइड जो स्पेस है किसका? सॉलिड का, या फिर यहां पर क्या है? बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, काफी ज्यादा है स्मॉल, जिसके कारण ये क्या नहीं कर सकता? मूवमेंट नहीं कर सकता, मूवमेंट शो नहीं कर सकता। शो क्या? वो तो कर ही नहीं सकता, शो ही क्या करेगा? नहीं कर सकता। समझ पा रहे हो? ठीक है। तो अब देखो, क्योंकि अब एक चीज और, यहां पर जो पार्टिकल डिस्टेंस है, यहां पर जो पार्टिकल की जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो रहती है कितनी? बहुत कम। कितनी रहती है वो? इज इक्वल टू रहती है 10⁻⁸ मीटर,
इतनी रहती है। ठीक है, मतलब क्या देखने पड़ रहा है, इतनी छोटी गैप है, इतना छोटा गैप है, ठीक है, पॉइंट में आएगा वो गैप, जिसके कारण वो मोशन ही कैसे शो करेगा। वही बात हो गई कि अगर आप धक्का मुक्की में बैठे हो, ठीक है, बहुत भीड़ भाड़ में बैठे हो, सांस लेना मुश्किल है आपके लिए, तो क्या आप हिल डुल भी नहीं पाओगे ना, कैसे ही हिल डुल लोगे। ठीक है, तो वही चीज है सॉलिड की चीज साथ वही होता है। ठीक, लेकिन एक चीज यहां पर हमको पता है, वो मूवमेंट तो शो नहीं करता, लेकिन वो एटम जो है वो अपनी ही पोजीशन पर वाइब्रेशन वाला क्या करता है, मूवमेंट शो करता है, वाइब्रेटरी मूवमेंट शो करता है। कैसे कि ये आपको ऐसे हिलने को मिलेंगे, ठीक है, वैसे वो शो करता है अपनी ही पोजीशन पर, वो ऐसे 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 हिलते रहेगा। ठीक है, लेकिन वो ऐसा नहीं रहेगा कि कभी इधर चला गया कभी वो इधर चला गया, ये शो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वहां पर डिस्टेंस ही बहुत कम है। समझ में आ गया? जिसके कारण, क्योंकि डिस्टेंस कम है, क्योंकि वो यहां पे मूवमेंट शो नहीं करता, इसलिए उसका जो शेप है, जो शेप है वो क्या रहता है बेटा, फिक्स रहता है। शेप क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? तो वॉल्यूम भी फिक्स होना चाहिए, तो वॉल्यूम भी क्या होगा उसका, फिक्स होगा। वॉल्यूम भी उसका क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। इसलिए आपको लिखा जाता है डेफिनेट शेप और आपका डेफिनेट वॉल्यूम। समझ में आ गया? ठीक है, ना वो हिलेंगे ना वो डुलेंगे। अब सोचो, क्या ये छोटे से बड़े हो सकते हैं? क्या ये ऑटोमेटिक एक्सपेंड हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होता ऐसा। सब ने एंटमैन देखी होगी। एंटमैन में क्या होता है, वो तो आपने मार्वल देखी हो या फिर डोरेमोन देखा होगा। डोरेमोन में स्मॉल लाइट होती है बेटा, वो रियलिटी में नहीं होता कोई भी चीज। ठीक है, देखो एंटमैन में क्या है, ये जो छोटे हो गए, देख पा रहे हो, ये क्या था स्टार्टिंग में छोटे होगा, ऐसे नहीं होता है। सॉलिड है ना हमारी बॉडी, हमारी बॉडी सॉलिड है, तो बेटा छोटी कैसे हो जाएगी? समझ रहे हो? वैसे ठीक, तो मैंने क्या बताया सिर्फ कि यहां पर वॉइड स्पेस बहुत कम हो जाने के कारण यहां पर मूवमेंट शो नहीं करता। पार्टिकल की डिस्टेंस 10⁻⁻8 मतलब इतनी छोटी होती है, मूवमेंट वो शो नहीं कर पाएगा। शो नहीं कर पाएगा तो उसका शेप फिक्स रहेगा, उसका क्या रहेगा, वॉल्यूम फिक्स रहेगा। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है? ठीक, अब ध्यान से देखो, यहां पर मैंने क्या बताया, वो मूवमेंट तो शो नहीं करेगा, लेकिन अपनी पोजीशन पर तो वो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। ये मैंने चीजें बताई थी कुछ। क्लियर है? तो ये सारा का सारा आपका किसके बारे में था, ये था आपका सॉलिड स्टेट के बारे में। क्लियर है? ठीक है, तो इसके बारे में अपन थोड़ा सा इतना ही डिस्कस करेंगे। गैस के बारे में आपसे बहुत सारी चीजें पूछा जाएगा। ठीक है, जंप करते हैं गैस पर। तो अब आपकी जो गैस स्टेट है ये एकदम ही अपोजिट है सॉलिड की। ठीक है, कैसे? यहां पर देखो, जो गैस स्टेट है, जो आपका क्लोजली पैक्ड था, कौन सा, सॉलिड, लेकिन ये क्या रहेगा, ये एकदम लूजली पैक्ड रहता है। कैसे? देखो, लूजली पैक्ड मतलब लूज रहेगा, एकदम लूजली पैक्ड रहते हैं इनके पार्टिकल्स, लूजली पैक्ड रहते हैं। मतलब क्या है आपका बोलने का सर? तो देखो, मैंने वहां पर कहानी जो शुरू करी थी वो करी थी वॉइड स्पेस से, तो यहां पे भी तो क्या होगा सर, कहीं ना कहीं तो वॉइड स्पेस होगा। तो मैं कहूंगा बिल्कुल वॉइड स्पेस होता है, लेकिन इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है। सॉलिड में क्या था, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर की पार्टिकल के क्या थे, वो थे, सेंटीमीटर है वो, ध्यान रखना, ठीक है, मीटर नहीं है। सुनो, तो यहां पर क्या रहेगा, वॉइड स्पेस इतना ज्यादा रहेगा, क्या रहेगा, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। तो सुनो, एक क्वेश्चन मेरे साइड से, सॉलिड स्टेट में इतना कम वॉइड स्पेस था तो वो मूवमेंट शो नहीं कर पा रहा था, मूवमेंट उसकी लिमिट हो गई थी। ठीक है, तो अब यहां पर बताओ, वॉइड स्पेस इतना लार्ज है, पार्टिकल इतने दूर दूर हैं, तो क्या ये मोशन शो करेगा? बिल्कुल, ये क्या करेगा, देखो यहां पर आपको गैस जो है वो मोशन में दिखेगी, मोशन में दिखेगी, मूवमेंट शो करेगी। कौन? गैस। समझ में आ गया? रीजन क्या क्या है इसके? रीजन है आपके, पहला तो लूजली पैक्ड है, वॉइड स्पेस इतना ज्यादा है, बहुत ज्यादा वॉइड स्पेस है। ठीक है, जिसके कारण क्या कर सकते हैं, वो एकदम फ्रीली मूव कर सकता है। क्या करेगा, वो फ्रीली मूव कर सकता है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो देखो और भी चीजें हैं, क्या क्या चीजें हैं, तो ध्यान से देखो। यहां पर अगर मैं बात करता हूं कि क्योंकि ये क्या है, लूजली है, लूजली पैक्ड है, मतलब इसका जो वॉइड स्पेस काफी ज्यादा है, तो मैं ये बोल सकता हूं इसका वॉल्यूम क्या रहेगा, काफी ज्यादा रहेगा। ठीक है, इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा रहेगा, बोल सकता हूं ये बात। क्लियर है? तो देखो, इसका क्या रहेगा, वॉल्यूम काफी ज्यादा रहेगा, वॉल्यूम रहेगा वेरी लार्ज, नेग्लिजिबल ले लेते हैं इसको एट लास्ट। ठीक है, इसको इतना ज्यादा होता है कि इसका हम मानते ही नहीं है कि इसका कोई वॉल्यूम होगा। ठीक है, क्या इसका शेप होगा? इसका शेप भी कोई नहीं होगा,
शेप होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? वो तो जैसे का तैसा कहीं पे भी बन जाएगा। ठीक है, डेफिनाइट शेप नहीं होगा। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो मूवमेंट कैसे शो करेंगे? देखो जैसे ये आए, अरे उधर, ठीक है, तो यहां पर देखो आपको ऐसे देखने को मिलेगा, समझ रहे? वो इधर आ गया, मैंने वहां बना है, बताओ इधर तक आ रहे हैं। चलो यहां पर देखो आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये जो सॉलिड है, ये आपको गैस के जो आपके पास एटम प्रेजेंट है, जो पार्टिकल प्रेजेंट है, ये फ्रीली कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं साथ में ही एक जगह पे जाए, जरूरी नहीं है कि साथ में एक जगह पे जाए, जैसे कि यहां पे जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो कैसे भी जा सकते हैं। क्लियर है? तो देखो मैं आपको एक बात शौक बता दे रहा हूं कि ये जो आपके गैस हैं ये एकदम कहीं पे भी जा सकते हैं। और दूसरी चीज, यहां पर ये जो गैस में शो करते हैं, स्ट्रेट लाइन में ये मूव करते हैं, स्ट्रेट लाइन में ये मोशन करते हैं, स्ट्रेट मोशन होता है इनका, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है इनका। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक, तो क्या कहता है यहाँ पे, सबसे पहले तो इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, नेग्लिजिबल ले लेते हैं अपन इसको। ठीक है, दूसरी चीज इसमें क्या है, बहुत ही लूजली पैक्ड है, ये लूजली एकदम क्या है कि भैया बहुत खुले पड़े हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। वॉइड स्पेस काफी ज्यादा है, जिसके कारण वो मोशन शो कर रहे हैं। मोशन में और आपको ये देखने को मिलेगा, मैंने क्या लिखवाया था स्टार्टिंग में, डिसऑर्डर्ड होते हैं ये। क्या रहते हैं ये? डिसऑर्डर रहते हैं, ये डिसऑर्डर्ड रहेंगे ये। क्लियर है? तो आप वहां पर भी लिख लेंगे सॉलिड स्टेट में ऑर्डर्ड, और ये आपका डिसऑर्डर्ड है। एकदम बेसिक पे चल रहे हैं अपन अभी। ठीक है, क्लियर है? देखा, इतना लिख लिया, लिखो। अब अपन आगे चलते हैं, लिक्विड स्टेट की बात करेंगे। लिखना चाहो लिख लो। देखो अब अगर तुमने सॉलिड स्टेट अच्छे से पढ़ चुके हो, ठीक है, सॉलिड के बारे में पढ़ा है और गैस के बारे में पढ़ा है, तो लिक्विड तो तुमसे आसानी से ही बन जाएगा। ठीक है, तो लिक्विड क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। जब सॉलिड, ठीक है, सॉलिड और गैस के बीच की जो कंडीशन होती है बेटा, वही होती है तुम्हारी लिक्विड स्टेट। वो क्या होता है तुम्हारा? लिक्विड स्टेट होता है। समझ पाए? ठीक है, मतलब जो चीज गैस नहीं कर पा रही थी वो लिक्विड कर पाएगा। ठीक है, जो सॉलिड नहीं कर पा रहा था वो लिक्विड कर पाएगा। समझ में आ गया? जैसे कि कैसे सर, आप कैसे बता सकते हो ये चीज? हमें पता है कि सॉलिड क्या नहीं कर पा रहा था, मूव नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो क्या करेगा? लिक्विड मूव कर पाएगा, लिक्विड मूव कर पाएगा। ठीक है, और गैस तो क्या करता है? मूव करता ही है। ठीक है, अब ध्यान से सुनते चलना बस। यहां पर क्या था इसका, लिक्विड में जो आपस में जो अट्रैक्शन है, आपस का जो अट्रैक्शन है वो गैस से क्या होता है? थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है? लेसर देन क्या होता है? सॉलिड होता है। ये बात याद रखना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट बना के लिख रहा हूं कि यहां पर जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक है, अट्रैक्शन जो होगा किसका? पार्टिकल का। ठीक है, वो क्या होगा? गैस से ज्यादा होगा, गैस से ज्यादा होगा, मोर देन गैस, और लेसर देन क्या होगा? सॉलिड होगा। समझ पाए? मतलब ध्यान से सुनो एक चीज, हम सभी को पता है जब हम गैस के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, जब हम गैस के बारे में पढ़ रहे थे तो उसके मॉलिक्यूल कैसे थे? दूर दूर थे, दूर दूर थे। समझ पाए? ठीक है, और जब हमने सॉलिड के बारे में पढ़ा तो हमने देखा उसकी जो वॉइड स्पेस है, ठीक है, वो इतनी कम है कि वहां पर जो पार्टिकल है वो मूव नहीं कर सकता, वो सिर्फ अपनी पोजीशन पर वाइब्रेटरी मोशन शो करता है। पढ़ा था हमने। ठीक है, और यहां पर हमने पढ़ा था जब गैसेस के बीच में इतना ज्यादा वॉइड स्पेस है कि वो कहीं पर भी फ्रीली मूव कर सकते हैं। पढ़ा था हमने ये चीज, कहीं पर भी वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। वहीं पर तो अब लिक्विड क्या होगा? दोनों के बीच की स्टेट है, तो लिक्विड क्या होगा? ध्यान से देखना कि इसके बीच के जो पार्टिकल रहेंगे, इसके बीच के जो पार्टिकल रहेंगे ये एक फोर्स से, मिनिमम फोर्स से अट्रैक्टेड रहेंगे। ठीक है, और इनकी जितनी जो रहेगी वॉइड स्पेस, इसके बीच में जो स्पेस रहेगा ये इसको क्या करेगा? हेल्प करेगा मूव करने के लिए। समझ में आ गया? ठीक है, इनमें कुछ ना कुछ तो अट्रैक्टिव फोर्स रहता है, अट्रैक्शन फोर्स रहता है। गैसेस में क्या थे? गैस में बहुत दूर दूर था तो वो फ्रीली मूव कर सकता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? देखो, क्योंकि अब इसमें कुछ तो क्या है? अट्रैक्शन फोर्स है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या है? वो तो डेफिनेट होता है। ठीक है, इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होता है? डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, और यहां पर इसका जो शेप रहता है, शेप क्या रहता है? इंडेफिनिट। शेप नॉट फिक्स लिखूंगा मैं यहां पर, शेप फिक्स नहीं रहता। आप जिसमें, जैसे कि अपन ने देखा होगा, अगर तुम पानी को बोतल में डालोगे तो वो बोतल का शेप ले लेगा, अगर तुम पानी को किसी और जार में डालोगे तो वो जार का शेप ले लेगा। ठीक है, अपन ने देखा है। क्यों? क्योंकि उसका शेप जो है वो फिक्स नहीं है, उसका शेप फिक्स नहीं है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स है। ऐसा नहीं कि अगर तुमने जार लिया, ठीक है, मान लो ये जो लिया आपने, ग्लास लिया, ठीक है, ग्लास था 100 ml का,
ठीक है, जैसे ही आपने इसमें ट्रांसफर किया ये 200 ml का हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसका वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है लेकिन शेप फिक्स नहीं है। आप जैसे भी डालोगे, जैसे कि ये बहुत सारे होते हैं ना, बीकर होता है, पिपेट होता है, पिपेट का ले लेगा, अगर बीकर लोगे तो बीकर लेकर लेगा, कोनिकल फ्लास्क लोगे तो उसका शेप ले लेगा, तो वही चीज है। जैसे कि टी पॉट की बात करें, टी पॉट को जैसे तुम इसमें डालोगे तो इसका शेप ले लेगा, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो क्या क्या चीजें थी, ध्यान से सुन लो, अपन ओवरऑल एक समरी लिख लेते हैं इसकी कि क्या क्या चीजें अपन ने पढ़ी। ध्यान से सुनो, यहां पर कुछ ना कुछ क्या रहेगा, अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा, ठीक है, जो कि क्या रहेगा, सॉलिड से थोड़ा कम रहेगा लेकिन गैस से ज्यादा रहेगा, ठीक है। समझ पाए नहीं बात। इसके ही कारण क्या कहेगा कि ये मूव कर सकता है, ठीक है, ये मूव कर सकता है लेकिन इसका जो शेप है वो क्या रहेगा, डेफिनिट शेप, डिफाइंड शेप, ठीक है। यहां पे क्या रहेगा, वॉल्यूम जो रहे ऐसा रहेगा लेकिन फिक्स नहीं रहेगा, क्या, नॉट फिक्स्ड। यहां पे फिक्स नहीं रहेगा आपका क्या, शेप। बहुत अच्छे, ठीक है। सर एक काम करो, एक वैल्यू बता दो, ठीक। हमने पढ़ा था कि पार्टिकल की डिस्टेंस 10⁻⁷ मीटर थी, किसमें, सॉलिड में, लेकिन यहां पे लिक्विड में पार्टिकल की जो लगभग डिस्टेंस हो जाती है 10⁻⁵ तक, ये हो जाता है मीटर, ठीक है, दोनों के दोनों मीटर में। ध्यान से देखो, यहां पर माइनस साइन है तो ये देखो कंफ्यूज मत हो जाना, 10⁻⁷ है मतलब उतना ही छोटा, 10⁻⁵ है मतलब पॉजिटिव की साइड बढ़ रहा है, मतलब जो बीच की जो डिस्टेंस है वो थोड़ी बढ़ गई, और बढ़ गई इसीलिए कारण वो क्या कर सकता है बेटा, मूव कर सकता है, फ्रीली फ्लो हो सकता है, ऐसे झरने की तरह। वरना वाटरफॉल देखने नहीं जाते, वाटर स्टिल देखने जाते, वो बस वैसे ही रहता, ठीक है। वाटरफॉल का नाम फॉल ही नहीं होता फिर, ठीक है, वो एक बार गिरता खत्म हो जाता पानी तुम्हारा, ठीक। तो ये जब बातें थी हमारी किसके बारे में, लिक्विड के बारे में, इतना खास तुमसे पूछेगा नहीं, ठीक है। अब अपन चलते हैं आगे, बल्क प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या होती हैं, ठीक है। तो चलो, अगर लिखना चाहो तो थोड़ा सा ये लिख लो, ठीक, फिर अपन आगे चलते हैं। चलिए, अब अपन ने पिछले चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सिर्फ इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के बारे में अपन ने डिस्कशन करा था, ठीक है। जैसे क्या क्या पढ़ा था हमने, देखो हमने पढ़ा था कि कोई भी जो एटम है उसका साइज क्या है, उसका अपन ने एनर्जीज के बारे में पढ़ा था, जैसे कि आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, इंडिविजुअल स्टडी चल रहा था हमारा, हम अकेले एक चीज के बारे में पढ़ रहे थे। लेकिन अब इस चैप्टर में ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसमें अपन को क्या पढ़ना पड़ता है, इसमें हमें पढ़ना पड़ता है बल्क प्रॉपर्टीज के बारे में, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये क्यों होता है सर, अलग अलग कैसे हो गया, क्यों इंडिविजुअली प्रॉपर्टी को नहीं बोला हमने बल्क प्रॉपर्टी, तो उसका भी कारण है। देखो हमने उसमें क्या क्या पढ़ा था, हमने रेडियस पढ़ा था, हमने मूवमेंट के बारे में पढ़ा था, ठीक। अब सुनो अच्छे से, अब अगर जैसे ही मैंने फिजिकल स्टेट की बात करी, कोई भी एटम की फिजिकल स्टेट की बात कर रहा हूं, फिजिकल स्टेट, ठीक है, वो क्या क्या हो सकता है, जैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट, जैसे कि उसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, जैसे उसकी विस्कोसिटी, ठीक है, जैसे उसका सरफेस टेंशन, और बहुत सारी चीजें, सो ऑन, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो, अब अगर मैंने तुमसे बोला बॉइलिंग पॉइंट, अब अगर तुम मेरे से बोलते हो हम इंडिविजुअल स्टडी करेंगे, तो चलो उसका एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर मैं देखूं यहां पर एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें मैं कर रहा हूं इसको हीट, ठीक है। तो यहां से क्या होगा बेटा, वेपर बनना स्टार्ट होगा, यहां से वेपर बनना स्टार्ट होगा। तो क्या देखो, क्या मैंने सिर्फ सिंगल H2O के मॉलिक्यूल को हीट किया, यहां पर देखो, तो क्या एक ही H2O का मॉलिक्यूल है या बहुत सारे मॉलिक्यूल है, देख के बताओ, ठीक है। या फिर अगर एक काम करो ना, इसको तो एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, जरा अपने किचन में जाए, ठीक है, उसमें पानी डालें एक पतीले में, और जहां पे देखो क्या एक ही मॉलिक्यूल है H2O का या बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे ना, ठीक है। तो जब तुम इतने सारे मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हो, उसका बॉइलिंग पॉइंट जब तुम बताते हो इकट्ठा, उसको ही बेटा बोलते हैं बल्क। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, जब तुम एक चॉकलेट लेने गए तो वो इंडिविजिबल हो गया। अब जब तुम थोक में लेके आ गए, बहुत सारे लेके आ गए, तो वो तुम्हारा बल्क प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, कभी भी हम सिंगल H2O के मॉलिक्यूल को हम हीट नहीं करते हैं, कभी भी नहीं पढ़ोगे ऐसा, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे n नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि हम क्या बोलते हैं कि वाटर का यहां पर बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। हम कभी ये नहीं कहते कि H2O मॉलिक्यूल का, सिंगल H2O मॉलिक्यूल का
यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये नहीं कहते, हम बोलते हैं वाटर जो है, वाटर मतलब बहुत सारा पानी, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री है। ये नहीं कहा जाता कि सिर्फ सिंगल H2O का मॉलिक्यूल है उसका इतना होता है। समझ पा रहे हो? कभी हम ये नहीं कहते कि सिंगल H2O का मॉलिक्यूल फ्रीज होके आइस बना दिया। ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे तब जाके, पानी को जब तुमने फ्रीज किया होगा तब जाके क्या बना होगा, तुम्हारा आइस बना होगा। तो जब हम इतनी सारी चीजें, बहुत सारे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं तो उसमें अपन को बात करना पड़ता है फिर बल्क प्रॉपर्टीज के बारे में। तो ये सारी के सारी क्या होती हैं, बल्क प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन कौन सी हो सकती है सर? देखो आपका हो सकता है कौन सा, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें। सर जब आप बात कर रहे हो कि मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ लेंगे हम, बहुत सारे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रहेंगे तो उनके बीच में कुछ ना कुछ तो फोर्स रहेगा। ठीक है, ऐसे तो जुड़े नहीं रहेंगे वो, कुछ ना कुछ तो फोर्स रहेगा। तो बिल्कुल हाँ, उनके बीच में कुछ तो फोर्स रहता है जिससे वो जुड़े हुए रहते हैं। अब वो कौन सा फोर्स होता है जिसके बारे में अपन को डिस्कस करना है, तो वो अपन डिस्कस करेंगे। बल्क प्रॉपर्टी में बस इतना ही समझाना था कि सिर्फ एक चीज नहीं होती, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, सिस्टम के अंदर। सिस्टम में किसको कह रहा हूं, कोई भी चीज, जैसे कि वाटर का कंटेनर हो गया उसको मैं सिस्टम बोल रहा हूं। क्लियर है? और थर्मोडायनेमिक्स में और क्लियर हो जाएगा सिस्टम क्या होता है। क्लियर है? चलें अपन आगे। चलो देखो, अब अपन देखते हैं कि कौन कौन से फोर्स हो सकते हैं इनके बीच में और कैसे फोर्स होते होंगे। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। देखो अब अपन को पढ़ना है फोर्स के बारे में। ठीक है, अभी इंटरमॉलिक्यूलर लिखा है, समझाता हूं कि वो होता क्या है। ठीक, मान लेते हैं मेरे पास दो पार्टिकल हैं, ये दोनों पार्टिकल हैं, इनके बीच में कुछ ना कुछ तो फोर्सेस होंगे तभी जाके वो साथ में रह पा रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं मान ले रहा हूं, ये पार्टिकल ए हो गया, ये हो गया आपका पार्टिकल ए। ठीक है, और ये है आपका पार्टिकल बी, पार्टिकल बी। ठीक है, अब देखो इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स तो होगा जिससे वो जुड़े हुए हैं साथ में। ठीक है, तो देखो क्या क्या हो सकता है, इसके बीच में दो फोर्स हो सकता है। एक क्या हो सकता है, ऐसे यहां पे इंटर, ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। चलो अब इसको थोड़ा समझते हैं क्या लिखा हुआ है मैंने, ध्यान से देखो। अब हम सभी को पता है क्योंकि दो पार्टिकल हैं, दो पार्टिकल हैं तो इनके बीच में दो फोर्स हो सकते हैं। कौन कौन से फोर्स हो सकते हैं? एक तो हो सकता है अट्रैक्टिव, या फिर मैं बोलूं एक हो सकता है अट्रैक्शन दोनों के बीच में, या हो सकता है यहां पे रिपल्शन, या हो सकता है यहां पे रिपल्शन। दो ही चीजें पॉसिबल है, या तो एक पार्टिकल है वो सामने वाले को खींचेगा या तो दूर भगाएगा, और कुछ तो है ही नहीं। ऐसा तो नहीं है कि वो बीच में रख देगा उसको। ठीक है, और अगर ये तुम बोल रहे हो कि जो पार्टिकल है वो एक बीच में ही है, तो मतलब क्या हो गया, वहां पे अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स इक्वल हो गए, तभी जाके वो बीच में रह पाएगा। ठीक है, चलो वो बात अभी अलग है। यहां पे देखो, अब अगर पार्टिकल जो है, यहां पर पार्टिकल जो है, मैं क्या ले लूं उसको, मॉलिक्यूल ले लूं, मॉलिक्यूल ले लूं, तो उसको मैं बोलूंगा इंटर मॉलिक्यूलर। और अगर अट्रैक्शन है दोनों के बीच में तो क्या हो जाएगा, वो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। अब अट्रैक्शन रिपल्शन कैसे होता है तो उसके बारे में अपन अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इतना समझो। क्लियर है? समझ में आ गया? अब देखो, अगर मेरा जो पार्टिकल है, अगर मेरा जो पार्टिकल है वो एक एटम है, वो एक एटम है, तो इसका ही नाम क्या हो जाएगा, इंटर एटमिक। अगर अट्रैक्शन है, चलो अट्रैक्शन अपन लिख चुके थे, अपन मान लेते रिपल्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, रिपल्शन फोर्स, रिपल्शन फोर्स, रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा। ठीक है, फोर्स। समझ पाए? ठीक है, अगर पार्टिकल जो आपका मॉलिक्यूल है तो इंटरमॉलिक्यूलर, और अगर पार्टिकल जो आपका एक एटम है, दो एटम के बीच में जो फोर्सेस लग रहे हैं तो वो इंटर एटमिक हो जाएगा। समझ में आया? ये तो बस थोड़ा वर्ड का ही तो खेल है, बाकी सब तो क्लियर ही होगा आपको। समझ में आ गया? ठीक है, देखो अब यहां पे क्या हो सकता है, यहां पे हो सकता है आपका इंटर एटमिक भी हो सकता है, एटमिक फोर्स भी हो सकते हैं। अब रिपल्शन हो वो मैंने यहां पे नहीं लिखा हुआ है। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? अब देखो ये कैसे अट्रैक्ट करते होंगे और कैसे रिपल करते होंगे, तो इसके बारे में आपके दिमाग में आ ही रहा होगा। ठीक है, तो उसके बारे में अपन अभी डिस्कस करते हैं। इतना क्लियर हो गया? अब इन दोनों फोर्स को साथ में बोला गया वंडर वॉल फोर्स। अब कुछ भी पार्टिकल्स के बीच में जो भी अट्रैक्शन रिपल्शन होगा उनको एक नाम दे दिया गया। सिंपल सी बात है, इतना अगर आपको नाम लग रहा है वंडर वॉल फोर्स, तो कहां से आया होगा, साइंटिस्ट आए होंगे, उन्होंने बताया होगा। ठीक है, तो देखो यहां पर आपको नाम दे दिया गया इन सभी को वंडर वॉल फोर्स, ये नाम दे दिया गया। अब इसमें आते हैं आपके तीन टाइप के, लंदन फोर्स जिसको अपन बोलते हैं डिस्पर्जन फोर्स, डायपोल 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 इंड्यूस डायपोल। ठीक है, आयन डायपोल भी होता है, आयन इंड्यूस डायपोल भी होता है, लेकिन
एक ही समझाऊंगा तो उसमें ही आपको समझ में आ जाएगा कि आयन और यहाँ पे डायपोल, इंड्यूस डायपोल में क्या होता होगा। लगभग सिमिलर ही है, तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाना तुम, ठीक है। तो अपन उसके बारे में अपन जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होते हैं ये आपस में, कैसे चार्जेस से कैसे जो जुड़े होते हैं, ठीक है। इतना लिखना चाहो तो इतना लिख लो कि ये सब बस एकदम ही बेसिक है, ये तो क्लियर है। चलो अपन आगे चलते हैं। चलो डिस्कस करते हैं अपना कौन सा पहला वाला जो है डिस्पर्जन फोर्स या फिर लंदन फोर्सेस। अब यहां पर ध्यान से समझना, एक कॉन्सेप्ट समझ लोगे पूरा ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम सभी को क्या पता है, एटम के अंदर क्या होते हैं सर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबको पता है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो घूमते रहते हैं सर। बहुत सही, पूरा तुम्हारा बेसिक क्लियर है। मतलब देखो मैंने क्या बोला, कोई भी एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसा बहुत तेजी से मूव करता रहता है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो, तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे एक एटम है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, वहां पे रिवॉल्व होता रहेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा वहां पे, रिवॉल्व होता रहेगा, ठीक है। ये होता रहेगा रिवॉल्व, और रिवॉल्व ऐसा नहीं होता, रैपिड होता है, बहुत तेजी से वो घूमते रहते हैं। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से घूम रहा है, तो जिसके कारण यह माना गया कि वहां पर एक चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, एक्युमुलेट हो जाएगा। समझ पा रहे हो, मतलब क्या बोला मैंने, फिर से सुनो। यहां पर बहुत तेजी से एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहां पे मैंने स्लो बना के रखा है वरना पता चला देखे ही ना, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, एक हमें पता है सर्कुलर ऑर्बिट में होता है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा होता है। तो हमने ये देखा क्या, क्योंकि बहुत तेजी से घूम रहा है एक इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज, तो एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के रैपिड मूवमेंट के कारण वहां पर क्या होता है, एक जो चार्ज है, कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, एक साइड क्या हो जाता है, वो एक्युमुलेट हो जाता है, एक्युमुलेट हो जाता है। समझ पाए, ठीक है। ये माना गया कि भैया बहुत तेजी से घूम रहा है तो एक साइड चार्ज ज्यादा होगा, एक साइड चार्ज कम होगा। तो जो चार्ज ज्यादा होगा, कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो वो चार्ज कौन सा होगा, वो नेगेटिव चार्ज होगा। समझ गए इतना, ठीक है। वहां पर क्या हो गया, एक चार्ज जनरेट हो गया। तो एक बात को ध्यान रखेंगे, जो वो चार्ज जनरेट होता है वो होता है टेम्पररी, ठीक है। ये क्या होता है, टेम्पररी चार्ज का जनरेशन होता है एक्युमुलेशन के कारण, चार्ज के एक्युमुलेशन के कारण। एक्युमुलेशन मतलब कि इकट्ठा हो जाना, एक साइड जम जाना, ठीक है, उसके कारण ये होता है टेम्पररी चार्ज। और जब अब तुम उस चार्ज पार्टिकल को, टेम्पररी चार्ज पार्टिकल को एक न्यूट्रल एटम के साथ रखोगे, ये क्या है आपका न्यूट्रल एटम है मान लो, इसके साथ रखोगे तो क्या होगा, सुनो अब अच्छे से। अगर न्यूट्रल एटम है मतलब उसके पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है, अच्छे से इलेक्ट्रॉन पूरी की तरह से क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ पाए। अब जैसे ही तुमने एक क्या है, एक एबनॉर्मल चीज उसके सामने रख दी, जिसके पास क्या है, अब नहीं है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, पहले ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, अब ये क्या है, अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल। इसको मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसके पास, अनसिमेट्रिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जिसके कारण अब ये क्या करेगा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो नेगेटिवली चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, ये वाला नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसको क्या कर देगा, थोड़ा सा अपने साइड शिफ्ट कर देगा, मतलब रिपल कर देगा उसको, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, यहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो वो क्या करेगा, यहां पर जो आपका उसको शिफ्ट कर देगा, वो रिपल कर दे, रिपल करके एटम के दूसरे साइड पर क्या कर देगा, वहां पर वो उसको रिपल कर देगा, उसको वहां पर भगा देगा। समझ पाए, ठीक है। तो यहां पर क्या जम जाएगा, फिर यहां पर आपका आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और यहां पर जम जाएगा आपका कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, क्योंकि ये एबनॉर्मल था, चार्ज पार्टिकल बन गया था इलेक्ट्रॉन के बहुत तेजी से घूमने के कारण, ठीक है। इसने सामने वालों को क्या कर दिया, पोलर कर दिया, सामने वाले के ऊपर चार्ज जनरेट कर दिया, ठीक है। तो मैं इसके बीच में क्या आ जाएगा, देखो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव के बीच में एक फोर्स आ जाएगा, उसको ही बोल दिया जाता है क्या, आपका लंदन फोर्स, लंदन फोर्स, ऐसा, ठीक है, या फिर डिस्पर्जन फोर्स। समझ में आएगा। अब सुनो, जब जहां पर क्या हो रहा था, चार्ज जनरेट हो रहा था, जब एक एटम के अंदर दो चार्ज जनरेट हो जाए, एक पॉजिटिव या नेगेटिव, तो मैं बोल सकता हूं कि दो पोल जनरेट हो गए, दो पोल जनरेट हो गए, तो उसको ही मैं क्या बोल सकता हूं, डायपोल, उसको ही मैं क्या बोल सकता हूं, डायपोल।
समझे? ठीक है, ध्यान से सुनो एक बार और। जैसे ये इलेक्ट्रॉन था, इसके अंदर मतलब एक एटम है, इसके अंदर क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा है बहुत तेजी से, जिसके कारण एक साइड मान लेते हैं, इस साइड जो है इलेक्ट्रॉन की, जहां पर सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। तो एटम के अंदर चार्ज का सेपरेशन हो गया। चार्ज का सेपरेशन हो सकता है तो मैं उसको बोल सकता हूं एक साइड नॉर्थ पोल, साउथ पोल, अपन ने पढ़ा ना अर्थ में, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, ठीक है। तो वैसे यहां पे क्या हो सकता है, ये नेगेटिव पोल मान लेते हैं, ये पॉजिटिव पोल मान लेते हैं, मतलब दो पोल जनरेट हो रहे हैं, तो इसको मैं बोलूंगा डायपोल, इसी को बोल सकते हैं अपन डायपोल। समझ में आ गया? ठीक है, तो जब ऐसा फोर्स जनरेट हो जो इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण टेम्पररी नेगेटिव चार्ज या फिर अपने ऊपर चार्ज जनरेट कर रहा है, और जब मैं उसको एक न्यूट्रल एटम के साथ रख रहा हूं, सामने वाले के ऊपर भी वो क्या कर दे, चार्ज को इंड्यूस कर दे, तो ठीक है, तो तब उनके बीच में जो फोर्स बनेगा उनको ही बोलते हैं लंदन फोर्स, उसको ही बोला जाता है लंदन फोर्स। एक बात हमेशा याद रखेंगे और बहुत अच्छे से याद रखेंगे, कौन सी बात है सर? वो ये बात है कि ये टेम्पररी होता है। ये क्या होता है? टेम्पररी होता है। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये सिर्फ था एकदम नॉर्मल, देखो कितना अच्छा था, कितना इजी था, समझोगे तो। क्लियर है? तो इसको ही बोलते हैं बेटा लंदन फोर्स। क्लियर है? चलो अब इसको इतना लिखना चाहो तो लिखो, फिर अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी कौन सी, डायपोल इंटरेक्शन की। अब डायपोल से समझ में आ रहा होगा, मतलब डायपोल मतलब कि कोई एक ऐसा एटम जिसके ऊपर पहले से ही पोलर नेचर है। ठीक है, तो चलो अपन बात कर लेते क्या, एक ऐसा एटम जो पहले से ही क्या है बेटा, पोलर है। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि पहले से ही पोलर हो? चलो देखो यहां पे क्या है, यहां पर मान लेते हैं ये एक नेगेटिव चार्ज है, और यहां पर क्या है आपका एक पॉजिटिव चार्ज, ये है आपका पॉजिटिवली चार्ज। सर ऐसा कैसे हो सकता है? मगर समझ में आ रहा, दिमाग में एक क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि ऐसा कैसे कि उसके पास पहले से ही चार्ज हो। ठीक है, तो चलो वो समझ लेते हैं। अब ऐसा सुनो, अगर कोई एक ऐसा एटम हो, मान लेते हैं ए और बी, ये है एक मॉलिक्यूल है ए और बी। ठीक है, क्या हो सकता है, यहां पर ए जो है वो ज्यादा, जो बी जो है वो ज्यादा बलवान है, भीम है। ठीक है, भीम की शक्ति। चलो देखो यहां पर बी क्या है, ये क्या कर सकता है, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन ये खींच सकता है। ठीक है, और अगर कोई एक ऐसा एटम इलेक्ट्रॉन किसी से खींच सकता है तो वो प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मान लेते हैं बी क्या है यहां पर, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब कि वो सामने वाले से इलेक्ट्रॉन अपनी साइड खींच सकता है। अगर उसने सामने वाले से अपना एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, देखो उसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। समझ पे आया? ठीक है, तो अब एक बात ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है मतलब पूरा का पूरा नहीं खींच रहा है, वो थोड़ा सा बस अपने साइड शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, देखो यहां पर ए और ये जो बी है, आपस में जब इनकी शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की तो बॉन्ड बनेगा, तब बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो अभी मान लेते हैं ये एक इक्वल है। ठीक है, यहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अब क्या है, हमने ये माना है कि जो बी है अपना वो क्या है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब वो ज्यादा ताकतवर है। तो वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को वो अपने साइड खींच लेगा, ऐसा अपने साइड खींच लेगा। थोड़ा सा देख रहा हो यहां पर डिस्टेंस जो है एक ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड से थोड़ी बढ़ गई। ठीक है, तो अपने साइड खींच लेगा, इसके कारण इसके ऊपर आ जाता है बेटा एक पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव। समझ पाए? ये कारण कब होता है, जब यहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव कब जनरेट हो रहा है, जब यहां पर क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल हो जाए। ठीक है, तो मैं लिखूंगा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये बात को अपन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ गए? ठीक है, तब क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी जनरेट हो रही है, तो मैं इसको लिख दूं पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल। तो अब ये बताओ इसके अंदर क्या कुछ डायपोल होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, तो एक चीज और मैं लिखाना चाहता हूं, ध्यान से देखेंगे कि जो डायपोल होता है, डायपोल को बेटा अपन रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो, अगर म्यू जो आपका इक्वल 0 है, मतलब उस अंदर उसके मॉलिक्यूल के अंदर जो भी मॉलिक्यूल है जिसमें म्यू इज इक्वल टू 0 है,
उसमें मतलब बिल्कुल भी डायपोल नहीं है, जीरो डायपोल है, तो मैं उसको लिख सकता हूं नॉन पोलर। नॉन पोलर, नॉन पोलर मतलब कि उसके अंदर कुछ भी चार्ज ही नहीं है, एक भी चार्ज नहीं है, ठीक है। अगर म्यू इज ग्रेटर देन जीरो है, म्यू इज ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब क्या है कि वो क्या है बेटा, पोलर है। जैसे कि ये इसके अंदर कुछ जो चार्ज है ना, कुछ चार्ज है, ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा म्यू इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अगर आपको यहां पे ऐसा लिखा दिख जाए कभी एग्जाम में कि म्यू ग्रेटर देन जीरो होगा, देखो वो एग्जाम आपको दे कैसे सकता है क्वेश्चन, एक मॉलिक्यूल दे देगा और वहां पर बताएगा कि इसमें डायपोल है या नहीं है, ठीक है। तो ऐसे तुमसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है, सर इसका कोई एग्जाम्पल है क्या? बिल्कुल है एग्जाम्पल, देखो क्या, ए और बी की जगह पे H और Cl ले लो, H और Cl ले लो, जिसमें से H जो है वो क्या होता है बेटा, पार्शियल पॉजिटिव, और जो Cl जो है वो पार्शियल नेगेटिव होता है। हम सभी को पता है क्लोरीन क्या है अपना, एक हैलोजन है, और हैलोजन क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इतना तो सभी को पता है, एकदम बेसिक चीज है यार ये तो। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है मतलब खींचेगा, और खींचेगा मतलब पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव। अब सुनो, बाकी के जो बच्चे हैं बहुत सारे, वो कंफ्यूज किस चीज में हो जाते हैं, पार्शियल नेगेटिव को वो समझ लेते हैं पूरा नेगेटिव, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जो पार्शियल नेगेटिव है, जो पार्शियल नेगेटिव या फिर आपका पॉजिटिव है, ठीक है, तो +-1 लिख लो, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं पीसी। जो पार्शियल चार्ज होते हैं वो हमेशा स्मॉलर होते हैं यूनिट चार्ज से, यूनिट चार्ज से, समझ गए। पार्शियल मतलब क्या होता है, आधा, पार्शियल मतलब आधा होता है, तो यूनिट चार्ज से भाई ग्रेटर देन कैसे हो सकता है, समझ गए ना, ठीक है। चलो अपन अपने वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। सुनो, ये नेगेटिव पॉजिटिव है, इसके अंदर क्या है, पोलर नेचर है, ठीक, पोलर नेचर आ गया, ठीक है, समझ गए। अब सुनो, अब अगर इसको मैंने वापस किसी एक ऐसे न्यूट्रल एटम के साथ रख दिया, मान लो खाली एक एटम पड़ा हुआ, मान लो आपकी हैलोजन ही है, वो नोबल गैस ही है, ठीक है। अब ये क्या है, ये तो न्यूट्रल है, ये क्या है आपका न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम मतलब कि इसके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो गई उधर, जैसे अपन ने पिछले में पढ़ा था वैसा वाला नहीं लेके चल रहा है, एग्जांपल लेके चल रहा है जहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे एटम में, ठीक है, समझ गए। चलो देखो, अब जैसे ही मैं नेगेटिव और पॉजिटिव वाले चार्ज एटम को रखूंगा एक न्यूट्रल एटम के साथ, तो ये क्या करेगा, ये सामने वाले में बेटा पोलैरिटी जनरेट कर देगा, ठीक है। तो जहां पर नेगेटिव रहेगा, जहां पर नेगेटिव रहेगा वहां पर कर देगा उसको पॉजिटिव, ठीक है, और उसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। समझ गए इतनी बात, मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो। जैसे ही मैंने ऐसे एक चार्ज को, ऐसे एक एटम को रखा, ठीक है, नॉर्मल एटम के साथ, तो वो उसको जो है वहां पर क्या कर देगा, चार्जेस में सेपरेट कर देगा, वहां पर चार्ज जनरेट कर देगा, और उसका जो मोशन होगा, उसका जो मूवमेंट होगा कुछ इस तरीके से होगा कि नेगेटिव के पास होगा पॉजिटिव और पॉजिटिव के पास होगा नेगेटिव, जैसे कि आपको समझना है, ठीक है, इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूं एक अलग चीज में, ठीक है, तो हम सभी को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि, ध्यान से सुनो, क्या कि पॉजिटिव और नेगेटिव बेटा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और नेगेटिव क्या करेंगे बेटा, रिपल करेंगे, रिपल करेंगे, ठीक है। सेम चीज हो सकती है आपकी पॉजिटिव में भी और वैसे में, तो यही हुआ, देखो ये पॉजिटिव इधर है, ठीक है, ये पॉजिटिव इधर है, ठीक है, तो यहां पे देखो ये उल्टा है ना, यहां पर ये क्या है, देखो ये सामने था तो ये पीछे है, अभी ये वाला सामने है तो ये पीछे दिख रहा है, तो इन्होंने क्या करा होगा, इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, इनके बीच में होगा रिपल्सन, क्योंकि सेम चार्जेस हैं यार, अभी इतना तो एक बेसिक ही है, ठीक है। देखो, और इनके बीच में क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन, इनके बीच में होगा अट्रैक्शन, ठीक है, इतना तो सबको क्लियर ही होगा। अब सुनो एक चीज, ये नेगेटिव दोनों फ्रंट वाले, ये नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव चार्ज वाला, कौन कौन सा, एक नेगेटिव और एक आपका पॉजिटिव, कौन कौन है, देखो ये वाले, एक नेगेटिव और एक आपका पॉजिटिव। अब इनके बीच में जो फोर्स होगा उसका नाम क्या होगा बेटा, उसको ही बोलते हैं डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल इंटरेक्शन या फिर डायपोल फोर्स, इसी को ही बोला जाता है कीसम फोर्स, क्योंकि साइंटिस्ट थे तो उन्होंने नाम दे दिया कीसम फोर्स। क्लियर हो गया यहां पर। अब एक चीज, यहां पर ये जो पोलर नेचर बना एटम का, ये परमानेंट है, ये क्या है बेटा, परमानेंट है। पिछला वाला क्या था, टेम्पररी था, तो याद रखेंगे ये क्या होता है बेटा, परमानेंट,
ये होता है परमानेंट। और परमानेंट क्यों है? क्योंकि देखो एटम कौन सा है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक ज्यादा बलवान है, तो वो क्या करेगा, उसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और खींचेगा तो सिंपल सी बात है, हमेशा के लिए ही खींच रहा है ना, वो सामने वाला तो कमजोर है, उससे खींच लिया उसने। समझ में आ गया? ठीक है, तो ऐसा चीजें जनरेट हो जाती हैं, और ऐसी फोर्स को बोला जाता है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन या फिर डायपोल डायपोल फोर्सेस, आप ऐसे बोल सकते हो। क्लियर है? समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि काफी ज्यादा इजी था, पिछले वाले से तो इजी ही था, वहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, अपन को समझ है। ठीक है, अब अपन उसको समरी के तरीके से लास्ट में भी बता के जाऊंगा मैं। क्लियर है? लिखना चाहो इसको इतना लिखो, फिर अपन आगे चलते हैं। देखो अब आपका जो थर्ड वाला है वो है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा इजी है, इसमें ज्यादा ऐसा दिमाग लगाने की बात नहीं, जो अपन ने पढ़ा है वही यहाँ पे आएगा। कैसे? देखो अब अगर अपन ने क्या क्या पढ़ा, पहले अपन ने इलेक्ट्रॉन के मोशन से पोलैरिटी जनरेट करी। ठीक है, दूसरे में क्या करा, क्योंकि एक एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो जनरेट करी। अब तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा एटम भी हो सकता है जिसके पास ऑलरेडी वो पोलर नेचर का हो। ठीक है, यहां पर अपन मान लेते हैं कि ये आपका क्या हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये जो एटम है आपका या फिर जो मॉलिक्यूल है ये ऑलरेडी पोलर नेचर का है, पोलर नेचर का है, ये मान के चलते हैं। अब पोलर का मतलब नहीं पूछिएगा, पोलर का मतलब यही होता है चार्जेस, चार्जेस का मतलब चार्ज जब भी आ जाए वर्ड तो उसको तुम पोलर भी बोल सकते हो। ठीक है, देखो अब ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जो पोलर नेचर का मॉलिक्यूल है। ठीक है, पोलर नेचर मॉलिक्यूल। अब सुनो भाई क्या होगा, देखो क्या लिखा हुआ है सेकंड वर्ड, इंड्यूस डायपोल। ठीक है, डायपोल इंड्यूस डायपोल, बेटा ये इंड्यूस होगा। ठीक है, इंड्यूस होगा, ये इंड्यूस इन डायपोल लिखा हुआ है वहां पे, ये इंड्यूस होगा। ठीक है, चलो देखो अब यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान सुनेगा। डायपोल इंड्यूस डायपोल, इंड्यूस मतलब कि सामने वाले के अंदर इंड्यूस करना या जनरेट करना अपने जैसी प्रॉपर्टी। ठीक है, देखो मतलब कि यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव है। ठीक, अब अगर इस मॉलिक्यूल को मैं एक नॉर्मल मॉलिक्यूल के साथ रख रहा हूं, ठीक है, नॉर्मल एटम के साथ रख रहा हूं, जैसे समझ रहा हूं, नॉर्मल मॉलिक्यूल के साथ या फिर एटम के साथ रख रहा हूं, तो क्या होगा, ये जो नेगेटिव है ये नेगेटिव जो है इसमें क्या कर देगा, यहां पर इसमें क्या कर देगा, चार्ज को जनरेट कर देगा, चार्ज जनरेट कर देगा, जनरेट की जगह पे मैं लिख रहा हूं चार्ज इंड्यूस कर देगा, चार्ज को चार्ज इंड्यूस कर देगा। ठीक है, तो फिर यहां पे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव के बीच में बेटा एक क्या हो जाएगा, फोर्स जनरेट हो जाएगा, फोर्स जनरेट हो जाएगा, और वो फोर्स कोई और नहीं, वो कौन सा होगा आपका, डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, यही होगा आपका। देखो कितना इजी था, अगर पिछले वाले आपने समझे अच्छे से तो ये वाला आपको बहुत ही क्लियर हो गया होगा। समझ गए? ठीक है, मतलब एक ऐसा एटम जो ऑलरेडी क्या है, देखो एक ऐसा एटम जो ऑलरेडी पोलर नेचर का है, जो ऑलरेडी पोलर नेचर का है, ठीक है, अगर उसको मैं रखता हूं, ठीक है, एक न्यूट्रल एटम के साथ, न्यूट्रल एटम के साथ, तो उसमें क्या होगा, इस न्यूट्रल एटम में क्या हो जाएगा, चार्ज जनरेट हो जाएगा, चार्ज इंड्यूस बोलूंगा मैं, इंड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ही क्या बोलता है, फिर इनके बीच में क्या होगा, अलग अलग चार्जेस के बीच में क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स जनरेट होगा, फोर्स क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस है, यहां पे लिख दूंगा जनरेट होगा। ठीक है, मतलब क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव साथ में अपने आप आपस में खींचेंगे, उसको आपस में खींचेंगे तो क्या होगा, एक बाइंडिंग फोर्स टाइप का बन गया, और जो फोर्स हुआ वही क्या होता है आपका, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, डीआईडी, डीआईडी। ठीक है, हमारे टाइम पे एक आता प्रोग्राम डांस वाला, अभी भी आता है शायद, पता नहीं मेरे को। ठीक है, तो ये ऐसा है, समझ गए? क्लियर है? अब देखो वैसे एग्जांपल अगर डांस वाला डीआईडी का लेना है तो वो भी ले सकते हो, कि उनको देख के, ठीक है, जो डीआईडी में डांस करते थे उनको देख के दूसरे देश, अपने कंट्री में और भी लोगों ने क्या किया, डांस करना स्टार्ट किया, तो क्या हुआ, उनके अंदर पहले से ही चार्ज था, उनको देख के और चार्ज हो गए, तो आपस में क्या हो गया, फिर अच्छा सा फैन बन गए ना, फैन बन गए तो बॉन्डिंग हो गई, बॉन्डिंग हो गई तो कौन सी हो गई, डीआईडी बॉन्डिंग। समझ गया, डायपोल इंड्यूस डायपोल। क्लियर है? समझ में आएगा? इसका कहानी से आप इंस्पिरेशन भी ले सकते हो, कि आप किसी से इंस्पायर हो तो आप उसके फैन हो चुके हो, जैसे आप पापा से इंस्पायर हो, मम्मी से इंस्पायर हो। ठीक है, तो वो उनके अंदर चार्ज आपको दिखा, तभी तो आप उनसे इंस्पायर हुए। ठीक है, इंस्पायर हुए मतलब उनकी कुछ तो बॉन्डिंग हो गई, अब तुम्हारी कुछ ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग हो गई, तो वह इसको बोलेंगे डीआईडी। समझ गया, डायपोल इंड्यूस डायपोल। बहुत सारे एग्जाम्पल है, कुछ भी ले सकते हो।
क्लियर है, ठीक है। तो ऐसा एक होता है, अगर लिखना चाहो तो मेरे ख्याल से तो आपको समझ में आ ही गया होगा, लिखना चाहो तो लिख लो वरना स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और एक चीज जो मैंने बताया था आपको आयन इंड्यूस्ड डायपोल में, ठीक है, आयन वाले में क्या होगा, देखो आयन में भी क्या होगा, आयन का मतलब क्या होता है, चार्ज है इसके अंदर। बस यहां पे दो चीजें फर्क आ जाती है कि इसमें आयन कौन कौन से हो सकते हैं, एक आपका हो सकता है कैटायन, एक हो सकता है आपका एनायन, ठीक है। कैटायन होगा तो पॉजिटिव होगा और एनायन होगा तो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो क्या होगा, पॉजिटिव में उसको नेगेटिव में वो करेगा, देखो ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव जनरेट हुआ। अब अगर मान लो सिर्फ पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव एनायन है तो क्या होगा, ध्यान से सुनो, पॉजिटिव आयन है तो यहाँ पर जनरेट क्या होगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, ठीक है। तो उनके बीच में क्या होगा, फिर से फोर्सेस आ जाएंगे, अट्रैक्शन फोर्स आ जाएगा, तो उसको फोर्सेस को क्या बोलोगे तुम, उन फोर्सेस को हम यही बोलेंगे, आयन वाला लग जाएगा, बस आयन डायपोल मूवमेंट इंटरेक्शन। क्लियर, समझ में आ गया। तो ऐसे होता है, क्लियर। लिखना चाहो तो इतना लिखो, फिर अपन चलते हैं जो अपना मेन टॉपिक है। ये सारा थ्योरेटिकल था, ये आप कर भी लोगे, आप खुद एक बार एनसीईआरटी पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन सुनो, जो मैं पढ़ा रहा हूं अपने गैसेस लॉ, गैस लॉ को बहुत अच्छे से करके जाएंगे अपन, ठीक है। तो चलो वहां पर ध्यान देना, इसको लिखना चाहो लिखो, फिर इकट्ठे बैठते अपन करते हैं। चलो चलिए गैस के लॉ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखो क्या है, तुम्हारा पहला है तुम्हारा कौन सा, बॉयल्स लॉ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो भी बता रहा हूं इन लॉज को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इस पर ग्राफ से लेके भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। और अगर जो तुमने पढ़ लिया, ठीक है, तो कंबाइंड गैस इक्वेशन भी तुमसे अच्छे से बन जाएगी, और तुम्हारे कौन सी आइडियल गैस इक्वेशन है वो भी अच्छे से बन जाएगी, ठीक है। तो चलो देखो, अब अपन को इसके बारे में डिस्कस करना है। तो यहाँ पर ध्यान सुनो कि तुम्हारा बॉयल्स लॉ क्या होता है, ये होता है तुम्हारा एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है कि जो वॉल्यूम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर के। अब ये कैसे होता होगा, तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर कि ये एक आपके पास क्या है, यहाँ पर एक ये है पिस्टन, ठीक है, ये है आपका पिस्टन। पिस्टन क्या करेगा, पिस्टन नीचे साइड प्रेशर लगाएगा, जैसे आपको एरो दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो एरो है ये क्या करेगा, नीचे साइड प्रेशर लगाएगा, ठीक है। ये आपकी इनिशियल कंडीशन है, जब इनिशियल कंडीशन है जब प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लगा था, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या था गैस का, ऐसे ऐसे प्रेजेंट था, हर जगह हो सकता है गैस का वॉल्यूम, ठीक है। अब जैसे ही आप देख रहे हो सेकंड कंडीशन कि यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका पहला कंडीशन था, सेकंड कंडीशन में प्रेशर लगाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इतना मोशन हो गया इसका, तो हमने जैसे देखा, जैसे ही हमने प्रेशर लगाया तो गैस क्या हो गई बेटा, कंप्रेस हो गई, गैस हो गई कंप्रेस। तो उसका वॉल्यूम देखो, पहले इसका वॉल्यूम यहां से लेके यहां तक था, तो इसको मैं लिख देता हूं ऐसा V0, और अब देखो प्रेशर लगने के बाद इसका जो वॉल्यूम है देखो कितना हो गया, ऐसा हो गया V फाइनल, ऐसे लिख दूं, देख पा रहे हो। तो यहां पर हमको क्या देखने को मिला, हमें ये देखने को मिला कि प्रेशर के कारण जैसे जैसे मैंने प्रेशर अप्लाई किया वॉल्यूम वैसे वैसे क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो यही बात उन्होंने बोली थी, यही बात उन्होंने बोली, उन्होंने क्या बोला कि जो प्रेशर होता है या फिर जो वॉल्यूम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, ठीक है। ये किसका लॉ था, बॉयल्स का लॉ था, ठीक है। तो जल्दी से एक काम करो, V को, इसका जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसको हटाओ, तो यहाँ पे आ जाता है K डिवाइडेड बाय P, ऐसा, ठीक है। और इसको मैं और सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू K हो जाएगा। मतलब हमें क्या समझने को आ रहा है कि यहां पर एक बात याद रखना, कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। सुनो क्या देखने को मिल रहा है, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों के दोनों ही क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। सो फिर से सुन लो, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर दोनों किसके, आपके एक गिवन मास पे गैस के प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ही कांस्टेंट है, दोनों ही कांस्टेंट है, ठीक है। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, देखो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, V2 अपॉन V1। इस इक्वेशन से आप बहुत सारी चीजें सॉल्व कर सकते हो, इस इक्वेशन से आप बहुत सारी चीजें सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ऐसे, ठीक है। इस इक्वेशन से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व होते हैं, ठीक है। अपन एग्जांपल ले लेते हैं, सुनो, ये रही आपकी एक गैस कंटेनर, ये वाला, ठीक है, ये रहा आपका एक गैस कंटेनर,
ठीक है। तो यहां पर इसका जो प्रेशर था, ठीक है, ये प्रेशर को P मान लेते हैं, इसका जो वॉल्यूम है वो V0 मान लेते हैं, ठीक है। यहां से प्रेशर अप्लाई किया, ये हो गया आपका VI, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं VPF, ठीक है, ये आपका VF है। F का मतलब क्या है? फाइनल, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि I का मतलब है यहां पे इनिशियल, ठीक है, और F का मतलब क्या है यहाँ पे? फाइनल। F का मतलब है फाइनल, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं न्यूमेरिकली तो मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं? हम सभी को पता है, ठीक है, यहां पर हम सभी को पता है कि प्रेशर और वॉल्यूम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर या फिर कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या होते हैं? दोनों के दोनों ही कांस्टेंट होते हैं। देखो दोनों के दोनों क्या होता है? कांस्टेंट होते हैं। तो क्या करोगे? PI V0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? PF, ठीक है, और आपका ये हो जाएगा VF। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। अब आपके पास अगर वैल्यू रही तो आप सीधे पुट कर सकते हो, या फिर P की टर्म में ले आओ तो PF इज इक्वल टू हो जाएगा VF अपॉन V0 V0 ऐसे, ठीक है। तो इस इक्वेशन से काफी ज्यादा क्या सॉल्व होते हैं? मैंने बोला न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। क्लियर है? और मैंने आप सभी को बताया हुआ है इससे क्या आते हैं? बहुत सारे ग्राफ आते हैं, ठीक है। तो इसको लिखो, इसको अच्छे से लिखो, ठीक है। यहाँ पे ये वाला आपका मेन पॉइंट है, और आपको याद रखना एट कांस्टेंट टेम्परेचर की बात चल रही है। इसको एक और नाम दे दिया जाता है, क्या बोलते हैं? अगर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर आपका क्या है बेटा? कांस्टेंट है, तो इसको ही बोला जाता है आइसोथर्म। आइसोथर्म, आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब होता है सेम, और थर्म समझ रहे हो? थर्मल मतलब क्या होता है? टेम्परेचर, मतलब हर जगह पर सेम टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया कि आइसोथर्म बताओ तो समझ जाना कि टेम्परेचर क्या है, ठीक है, आपका कांस्टेंट है। या फिर उसने आपसे पूछ लिया कि आइसोथर्मिक कंडीशन है, मतलब क्या है कि जो भी रिएक्शन हो रही है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रहा है। क्लियर हो गया? ठीक है, इतना लिखना चाहो लिखो, ठीक है। चलो अब पॉज करके लिख लिया ही होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अपन जल्दी से चलते हैं, फ्लो में है ना अपन अभी, ठीक है, फ्लो में है। चलो अपन देख लेते हैं ग्राफ इसके क्या क्या है, ठीक है। देखो ग्राफ ऐसे है, मुझे पता है मैं स्ट्रेट लाइन तो मैं बना नहीं पाऊंगा, ठीक है, तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे ऐसे बना के रखा हूं। तो देखो मैंने क्या बोला, यहां पर अपन को निकालना किससे है? PV इज इक्वल टू K से निकालना है। आपसे ग्राफ क्या क्या पूछ सकता है? वो ग्राफ पूछ सकता है कि P और V के बीच में बताओ, P वर्सेस V का बीच में, P वर्सेस V के बीच में, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो हम सभी को पता, देखो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में आपस में टर्म क्या है? देखो दोनों के दोनों कांस्टेंट है, दोनों के दोनों कांस्टेंट है, तो इसका जो ग्राफ बनता है हम सभी को पता है कि प्रेशर क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ऐसे लिखूंगा मैं कि जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? देखो ऐसा हो जाएगा K/P, ठीक है। या फिर मैं इसको लिख सकता हूं वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रेशर के। तो क्या समझ में आ रहा है? जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर क्या, मतलब जैसे जैसे आपका प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम क्या होगा? कम होता जाएगा। बात वही है, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा ऐसा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा? कम होता जाएगा, ऐसे, ठीक है। देखो जैसे जैसे आपका ऐसे प्रेशर बढ़ रहा है, जैसे जैसे आपका प्रेशर बढ़ रहा है तो ये वॉल्यूम क्या हो रहा है? देखो कम होता जा रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है। जैसे ही आपका प्रेशर बढ़ा वॉल्यूम और कम हो गया, ऐसे बनता है, ठीक है। ऐसे ही आपका ग्राफ बनता है, ये होता है P वर्सेस V का ग्राफ, P वर्सेस V का ग्राफ, ठीक है। और क्या क्या पूछ सकता है? देखो और भी बहुत सारी चीज है, जैसे उसने अगर आपसे पूछे log P और log V का बताओ, log P और log V का बताओ, तो कैसे निकालेंगे? चलो देख लेते हैं। PV इज इक्वल टू होता है K, PV इज इक्वल टू होता है K, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं ऐसा कि P log दोनों की सारा लगाऊं तो log PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो log K, यही होगा। log M प्लस log N की प्रॉपर्टी लगाओ, ठीक है, क्या हो जाएगा? देखो log P प्लस log V इज इक्वल टू log K, ठीक है। इसको जरा कांस्टेंट के टर्म में वापस लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? देखो log P, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू, ये इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस log V प्लस log K। मैं इसको किस फॉर्म में लेके आया हूं? y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? देखो ये आपका y है, ठीक है, -1 आपका m हो गया, और ये आपका log v क्या है? देखो log v क्या अपन ने x लिया है, और प्लस ये क्या है? आपका c है, ठीक है, log c है। तो यहाँ पर -m, ये आपकी इक्वेशन कौन सी बन गई? y इज इक्वल टू -mx प्लस c बन गई। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, लेकिन यहां पर जो आपका स्लोप है, स्लोप क्या होता है? देखो जो m है, m क्या होता है बेटा? स्लोप होता है अपना,
m होता है स्लोप। अगर माइनस m रहा मतलब नेगेटिव रहा स्लोप, तो क्या होगा आपका जो ग्राफ है वो नीचे से मतलब ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है। और अगर आपका पॉजिटिव स्लोप रहा तो वो क्या होगा, पॉजिटिव से ऊपर साइड जाएगा, ठीक है। मैंने क्रॉस बना दिया, उसमें कंफ्यूज मत हो जाना। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये नीचे से ऊपर जाएगा पॉजिटिव, और जो नेगेटिव है वो नीचे से ऊपर से नीचे आएगा, ऐसे ग्राफ आता है। क्लियर है? तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो अपन को माइनस स्लोप मिला है तो ऐसा बनेगा, ये नीचे आएगा ऐसा, ठीक है। तो जो स्लोप है आपका, स्लोप क्या आया मतलब m की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो -1, देख पा रहे हो, माइनस बना दी, ठीक है। देखो माइनस, अगर कुछ नहीं है सामने तो अपन क्या मान के चलते हैं कि 1 तो है ना उसके पास, ठीक है। तो ये बनता है ग्राफ। क्लियर हो गया, ठीक है। अब और कौन कौन से ग्राफ रहते हैं, एक और ग्राफ रहेगा, देखो क्या पूछ लेगा वो तुमसे, यहां पर आप ग्राफ बनाओ पीवी इज वर्सेस पी का बना दो, या फिर पीवी वर्सेस किसका बना दो, वी का बना दो। ये दोनों चीज पूछ लेता है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये वर्सेस है, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना। अब अगर आपसे पूछ लिया कि पीवी वर्सेस पी का बना दो या फिर वी का बना दो, प्रेशर का बना दो या वॉल्यूम का बना दोगे, तो कैसे बनाएंगे, चलो देख लो। यहां पर फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, के होता है। पीवी इज इक्वल टू के होता है, मतलब दोनों पूरा की पूरा कांस्टेंट है, तो ठीक है, हमको पीवी चाहिए है, ये पीवी, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी एक टर्म है, ठीक है। तो ये अपन को क्या दिख रहा है, y इज इक्वल टू क्या है बेटा, देखो कांस्टेंट, y इज इक्वल टू है कांस्टेंट, ठीक है। तो जो आपका ग्राफ बनेगा वो कैसा जाएगा, एकदम सीधा जाएगा, पैरेलल जाएगा, ऐसा ये आपका ग्राफ बनेगा इसका। क्लियर है? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमसे ऐसे ऐसे ग्राफ पूछ लेगा, और जो भी टाइप के ग्राफ पूछे उसमें घबराना नहीं है आपको, सिर्फ ये वैल्यूज को आपको याद रखना है। कौन सी वाली, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, के होता है, इसको याद रखोगे, ठीक है। फिर आपसे वो तुमसे 1/स्क्वायर का पूछ ले या फिर कुछ भी पूछ ले तुमसे, वो तुम कर ही लोगे। क्लियर है? ठीक है। अब देखो एक ग्राफ और होता है, इसको लिखो फिर मैं आगे बताता हूं। देखो एक ग्राफ और होता है तुम्हारा कौन सा, पी वर्सेस तुमसे वो कभी कभी पूछ लेगा 1/v, ऐसा वाला, ठीक है। ये बहुत इजी है, ये बहुत इजी है, ठीक है। तो क्या बनेगा, अपन को किस चीज से बनाना है, हमेशा याद रखना, पीवी इज इक्वल टू आपको बनाना है के से। क्या क्या का पूछा है उसने, आपसे पूछा है P और 1/v का, तो P होगा आपका y एक्सिस पे ले लो, और जो आपका 1/v है उसको अपन x एक्सिस पे ले लेते हैं, ऐसा, ठीक है। क्या करना है यार, थोड़ा सा उसको mx प्लस c के फॉर्म में लेके आ जाओ, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर P क्या है आपका, P है y, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx प्लस c, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं k/v, ठीक है। तो हमारे पास y आ गया, अपने पास x है, ठीक है। तो डायरेक्ट तुम्हें दिख रहा है कैसा बन गया, देखो P इज इक्वल टू k इंटू 1/v। तो हमें किस किस के बीच में ग्राफ चाहिए था, P और V के लिए, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, देखो y इज इक्वल टू mx, ये बन गई। y इज इक्वल टू mx मतलब कांस्टेंट ही तो है, मतलब ये तुम्हारा c अगर 0 है तो कहां से जाएगा आपका ग्राफ, डायरेक्ट जाएगा, वो भी स्ट्रेट जाएगा। क्या जाएगा आपका, स्ट्रेट जाएगा, ऐसा जाएगा ग्राफ, ठीक है। सीधा सीधा जाएगा ऐसा ग्राफ, ठीक है। अगर आपका क्या आ गया, mx आ गया, तो क्लियर है, समझ में आ गया। तो आपको बस ऐसे थोड़ा थोड़ा सा बस याद रखना है, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपसे ग्राफ के बारे में पूछ लेता है। मैंने आपको 4 ग्राफ बताए हैं, कौन कौन से ग्राफ बताए एक बार मुझे भी याद दिला दो, कि पीवी इज इक्वल टू अपना कौन सा था, के, यहां से हमने सब निकाले। पहला हमने क्या निकाला था, पीवी इज इक्वल टू पी, मतलब अपन ने निकाला था, ऐसे इक्वल नहीं लिख रहा हूं, पीवी वर्सेस हमने निकाला था पी या फिर वी, ठीक है। दोनों के लिए क्या था, एकदम सीधी लाइन जा रही थी। क्लियर है? और क्या क्या पूछा था, सेकंड अपन ने निकाला था वी, पी वर्सेस अपन ने निकाला था वी का, निकाला था, ठीक है। थर्ड हमने क्या निकाला, लॉग पी वर्सेस लॉग वी निकाला, ये निकाला, ठीक है। अपन ने क्या निकाला, देखो फोर्थ हमने निकाला लॉग, ठीक है। लॉग का नहीं निकाला हमने, फिर निकाला लॉग पी वर्सेस 1/v का निकाला। ये हमने 4 ग्राफ निकाले हुए हैं, ठीक है। तो इसको मैं आपसे बोलूंगा कि बहुत ही अच्छे से ध्यान रखें इनको, ठीक है। ध्यान रखने की बात नहीं है यार, रटने की तो कोई चीज नहीं है, क्योंकि आपको डायरेक्ट ही दिख रहा है, ठीक है। डायरेक्ट दिख रहा है, कहां से निकालना है आपको, पीवी इज इक्वल टू के से। अब आपसे जो भी पूछा जाए वो आपको बता दी जाएगा, और जो क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो तो अपन मस्त प्रैक्टिस में डिस्कस करने ही वाले हैं, ठीक है। इसको लिखो जब तक, फिर अपन चलते हैं सीधे चार्ल्स लॉ पे। देखो अब आए आपके कौन से चार्ल्स ने क्या बोला कि प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर प्रेशर आपका कांस्टेंट है तब, ठीक है। आप सुन ध्यान से देखते रहना, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो वॉल्यूम की बात चल रही है, वॉल्यूम ऑफ गैस की बात चल रही है।
उन्होंने क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ गिवन गैस या तो क्या होगा, बढ़ेगा या तो कम होगा, या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा बाय 1/273। मतलब कितना बढ़ेगा कितना कम होगा, 1/273 कम होगा या बढ़ेगा, ठीक है, ऑफ इट्स वॉल्यूम। ऑफ इट्स वॉल्यूम मतलब इनिशियल वॉल्यूम की बात चल रही है एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी डिग्री सेल्सियस राइज और फॉल इन टेम्परेचर। ठीक है, ध्यान से सुनो, यहां पर देखते रहना, अब मेरे को मत देखो, ठीक है, यहां पे देखो क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से देखना कि वॉल्यूम मान लेते हैं, इनिशियल वॉल्यूम ये है, ठीक है, तो ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ गैस जब आपका टेम्परेचर कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल वॉल्यूम है ये, इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। अब जैसे ही मैंने टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाया या कम किया, तो VT लिख रहा हूं यहां पे, तो वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है, मैंने जब लिखा T डिग्री सेल्सियस, T डिग्री की कुछ भी हो सकता है, या तो ज्यादा ले लो या तो कम ले लो, ठीक है, समझने के लिए सुनो अब। तो जो यहां पर जो वॉल्यूम हो जाएगा फाइनली, उन्होंने क्या बोला कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस जैसे जैसे मैं बढ़ाते जा रहा हूं डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो वो इनिशियल वॉल्यूम से कितना बढ़ जाएगा, देखो वो बढ़ जाएगा 1/273 पार्ट, ठीक है, किसका, हर डिग्री सेल्सियस पर, हर डिग्री सेल्सियस पर, ऐसे समझ गए, समझ गए, ठीक है। तो फिर से सुनो एक बार लास्ट टाइम, यहां पर क्या है, यहां पर उन्होंने बोला कि जो वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम जो है, ठीक है, अगर मान लो वो 0 रखा है, ठीक है, कोई भी टेम्परेचर नहीं है, नॉर्मल कंडीशन है, तो वो तो जैसे का तैसा रहेगा, ठीक है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं ऐसा, ठीक है, जहां पर वॉल्यूम जो है इनिशियल है, टेम्परेचर आपका नॉर्मल है, टेम्परेचर आपका नॉर्मल है, तो वो जैसे का तैसे ही रहेगा गैस, कुछ फर्क नहीं आया, ठीक है। ये कब बात कर रहे हैं, जब हम T 0 पे बात कर रहे हैं, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे बात कर रहे हैं, तब कोई फर्क नहीं आया। अब जैसे ही मैंने टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाया, टेम्परेचर मैंने थोड़ा सा बढ़ाया, ठीक है, तो वो यही बोल रहे हैं जितना डिग्री आप बढ़ाओगे टेम्परेचर, जितना भी डिग्री आप बढ़ाओगे, तो वो उतना ही क्या बढ़ेगा, जो उसका पार्ट बढ़ेगा, 1/273 V0 बढ़ जाएगा उससे, ठीक है, और क्या जुड़ जाएगा, इनटू T डिग्री सेल्सियस, ये बन जाएगा आपका, ठीक है, जितना आपने बढ़ाया वो, और हर बार ही कितना बढ़ेगा, 1/273 पार्ट बढ़ेगा, ठीक है, किसका, इनिशियल वॉल्यूम का। तो यही उन्होंने एक्सप्रेशन दिया। फाइनल एक्सप्रेशन अपन कैसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं कि फाइनल जो वॉल्यूम रहा वो आ गया V0 1 प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा T डिवाइड बाय 273, ऐसा, ठीक है। ध्यान से सुनो, ये जो T है, यहां पर अपन जो T ले रहे हैं, ये आपका किस में बेटा, याद रखना, ये जो T है आपका है डिग्री सेल्सियस में, यहां पर ये क्या है, जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर किस में है, इज इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है, किस में है आपका, इज इन डिग्री सेल्सियस, याद रखेंगे ये बात, ठीक है। अभी ये उन्होंने ऐसे दिया, लेकिन ये वाला हमारे लिए फॉर्मूला काम नहीं आता ज्यादा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमारे लिए काम नहीं आता है। अब सुनो, फिर ये काम क्यों नहीं आता है, सबको ये दिमाग में आ रहा होगा क्यों नहीं आता, ठीक है। तो उन्होंने जैसे ही ये चीज बोली, ठीक है, मान लो मैंने टेम्परेचर लिया 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो एग्जांपल की बात कर लेते हैं, यहां पर मैं करा रहा हूं एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल की बात कर लेते हैं। मैंने जो टेम्परेचर बढ़ाया वो कितना था, वो जो मैंने टेम्परेचर ले लिया लगभग 10 डिग्री सेल्सियस, तो वॉल्यूम कितना बढ़ेगा भाई, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा आपका VT इज इक्वल टू हो जाएगा V0, ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस 10/273, यही होगा, 10/273 हो जाएगा, ठीक है। चलो इसमें ये मैंने मान लिया कि चलो कोई बात नहीं, सही ही बात होगी भाई, ठीक। फिर जब मैंने और कम करते गया, मान लो मैंने ऐसा ले लिया कि T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू ले लिया मैंने -10, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो VT इज इक्वल टू हो जाएगा V0 1 माइनस 10/273, तो वॉल्यूम किस में आ जाएगा, फिर वॉल्यूम किस में आ जाएगा, नेगेटिव में आएगा, वॉल्यूम किस में आ जाएगा, नेगेटिव में आएगा कि नहीं आएगा, वो तो ऐसे ही आ जाएगा, अच्छी वॉल्यूम में आएगा, क्योंकि नीचे वाला बड़ा है ना। सुनो अब ध्यान से सुनना, ठीक है, अगर मैंने जैसे ही मैंने और टेम्परेचर गिरा दिया, ठीक है, और देखा गया कि चलो और क्या क्या हो सकता है, जैसे ही मैंने टेम्परेचर और गिरा दिया, मैं आ गया T डिग्री सेल्सियस, मान लो -273 डिग्री सेल्सियस पर। अब क्या होगा, अब क्या हो जाएगा, देखो अब यहां पर अपन को क्या देखने को मिलता है, एक नई सी चीज जो आप यहां पर देखोगे, देखो यहां पर ये जो बॉक्स है ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देखो ये हो जाएगा आपका VT इज इक्वल टू हो जाएगा V0, ठीक है, 1 माइनस 273/273, ऐसा,
ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक दूसरे से कैंसिल हो गया, यहाँ पर ब्रैकेट में क्या आएगा, V नॉट इंटू 0 हो गया, और ये आपको जो वॉल्यूम मिला फाइनल वाला वो मिला 0। अब एक चीज बताओ, अगर मैं -273 पर देखूं तो ये कह रहे हैं कि गैस का वॉल्यूम ही नहीं बचेगा। क्या ये पॉसिबल है कि किसी का वॉल्यूम ही गायब हो जाए, स्टार्टिंग में वॉल्यूम हो और आते आते एक टाइम के बाद वॉल्यूम ही खत्म हो जाए? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ये मीनिंगलेस बातें थी। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ कि जैसे ही हमने इसको मान लिया, क्या पहली बात तो 273 तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल टेम्परेचर है वो। ठीक है, और हम ये मान लेते हैं कि 273 केल्विन पर, -273 केल्विन पर, मतलब डिग्री सेल्सियस पर हर गैस, ठीक है, ऑल गैस लिक्यूफाई हो चुकी होती हैं। यहां पर क्या होता है, नो वॉल्यूम। ठीक है, इसको मैं बोलूंगा जीरो वॉल्यूम ऑफ गैस मान के चलते हैं। इसीलिए इसका नाम एक और होता है, वो आपका नाम क्या होता है, ध्यान से सुनो, उसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि -273 डिग्री सेल्सियस को एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्यों बोलते हैं, तो आप क्या बोलोगे कि वो एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और हम ये मानते हैं कि सारी की सारी जो गैसेस हैं इस टेम्परेचर पर उसका जो वॉल्यूम है वो जीरो वॉल्यूम हो जाता है। और ये भी मानते हैं कि जैसे ही हम उस टेम्परेचर पे पहुंचने के पहले ही सारी गैस क्या हो जाती हैं, लिक्यूफाई हो जाती हैं। इसीलिए उस टेम्परेचर का नाम एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। समझ में आ गए? बैक टू द टॉपिक पे वापस आओ। देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमने ये देखा कि उसने एक्सप्रेशन ये दिया था, जैसे ही हमने पुट करी -273 वैल्यू, तो यहां पर हमारा जो वॉल्यूम है वो 0 हो गया। और वॉल्यूम 0 हम बात नहीं करते कि वॉल्यूम 0 होता ही नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, समझ में आ गया। तो अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो हम ये वाला एक्सप्रेशन नहीं लगाते हैं, हम आगे वाला एक्सप्रेशन लगाते हैं। वो क्या होता है, इससे डिराइव आप कर सकते हो, और मैं बताता हूं कि कैसे डिराइव करेंगे। ठीक है, तो चलो, अगर इतना लिखना चाहो तो लिख लो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने ऐसे गोला गोला बना दिए हैं। ठीक है, तो आप उस पर ज्यादा ध्यान दें अच्छे से। और ये बॉक्स जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को समझाने के लिए ये अच्छा है। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, और ये वाला पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप लिखना चाहें तो लिखें। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं। उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। ठीक है, अब अपन थोड़ा आगे के बारे में डिस्कस करते हैं। आगे क्या था, इसी एक्सप्रेशन को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, देखो उन्होंने बोला एट कांस्टेंट प्रेशर। अभी अपन प्रेशर कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज और लिख लो, अगर कांस्टेंट है टेम्परेचर, प्रेशर की बात चल रही है, तो उसको ही बोलते हैं अपन आइसोबार, उसको ही बोला जाता है आइसोबार्स। ठीक है, पिछले क्या थे अपने, आइसोथर्म, अभी क्या है हमारे आइसोबार। ठीक है, अब सुनो क्या होगा, ध्यान से सुनते चलेंगे कि यहां पर Vt इज इक्वल टू V नॉट, ये था अपना एक्सप्रेशन, +1/T/273। ऐसे लिख सकता हूं इसको। कुछ नहीं किया मैंने, V नॉट को क्या कर लिया, बाहर कर लिया। V नॉट को मैंने बाहर कर लिया। ठीक है, अब सुनो क्या हो सकता है। हम सभी को पता है एक चीज, अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो Vt इज इक्वल टू क्या आएगा, V नॉट, ठीक है, 273 प्लस T डिवाइडेड बाय 273। आएगा कि नहीं आएगा भाई? बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो हम सभी एक चीज और जानते हैं, ये जो अपना T है ये क्या है आपका, डिग्री सेल्सियस में है। ठीक है, अब एक्सप्रेशन लगा लो, क्या लगाएंगे, चलो देखो यहां पे कि 273 प्लस डिग्री सेल्सियस क्या होता है अपना, केल्विन होता है। ऐसे ही करते हैं इसको। ठीक है, ये होता है ना केल्विन को क्या करने का, कन्वर्ट करने का, यही होती है अपना फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है, इसको मैं लिखूंगा अब 273 प्लस T को मैं लिखूंगा कैपिटल T, और ये वाला जो T रहेगा बेटा वो रहेगा आपका केल्विन में, ये वाला जो T रहेगा केल्विन में। और 273 को मैं सीधे सीधे क्या लिख सकता हूं, 273 को सीधे सीधे मैं लिख सकता हूं केल्विन। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो, यहां पर क्या होगा, Vt इज इक्वल टू V नॉट। ठीक है, इसको मैं लिखूंगा कैपिटल T/T नॉट। ठीक है, 273
ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो अब क्या देखो क्या हो जाएगा, एक एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलता है Vt डिवाइडेड बाय V0 इज इक्वल टू T बाय T0। और हम सभी को पता है एक चीज कि V0 और आपका T0 ये दोनों के दोनों क्या है, कांस्टेंट है। ये दोनों के दोनों कांस्टेंट है। इनिशियल वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, इनिशियल टेम्परेचर तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों कांस्टेंट है। तो अपन को यहां से एक एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। पहले से तो इसको एक फॉर्म में ले आओ, तो क्या हो जाएगा देखो, Vt डिवाइडेड बाय T, ठीक है। सॉरी ये कैपिटल T है, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, Vt डिवाइडेड बाय T इज इक्वल टू हो जाएगा V0 डिवाइडेड बाय T0, ठीक है। और ये क्या है, अपना कांस्टेंट है। तो यहां पे मैं हटा देता हूं इसको, क्या बनेगा ध्यान से देखो, ये बन जाएगा Vt डिवाइडेड बाय T इज इक्वल टू कांस्टेंट K। याद रखो, याद करो वहां पे अपना बॉयल्स लॉ में क्या बना था, P इज इक्वल टू K। यहां पे क्या बन गया, Vt डिवाइडेड बाय T इज इक्वल टू K। मतलब एक चीज और लिख सकता हूं कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के। समझ गए। तो देखो इनने क्या बोला, क्या अपन सही आए हैं। देखो इनने बोला है वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये देखो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ये, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ये, ठीक है। ये देखो ऐसे बना, समझ में आ गया। तो यही एक्सप्रेशन होता है, इसी से बहुत सारी चीजें सॉल्व होती हैं, इसी से बहुत सारी चीजें सॉल्व होती हैं, ठीक है। रिलेशन कैसे यूज कर सकते हो इसको, क्योंकि कांस्टेंट है V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू हो जाएगा T1 अपॉन T2, ऐसे हो जाएगा, क्या दिक्कत है, ठीक है। V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। तो ये अपना एक्सप्रेशन से अपन बहुत सारी चीजों को सॉल्व करते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। तो बस आपको ऐसे ही तो सॉल्व करना है, ऐसे ही आपको सॉल्व करना, ठीक है। यहां से भी निकाल सकते हो V1 अपॉन ये हो जाएगा T1, ठीक है। V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू क्या जाएगा, V2 अपॉन T2, ऐसे निकाल लोगे V2 अपॉन T2। चलो सही निकालना है अपना एक्सप्रेशन, ठीक है। ये देखो ये वाला एक्सप्रेशन अपन हर जगह लगाएंगे जैसे जैसे अपने क्वेश्चन आते जाएंगे। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक। अब अगर उसने ग्राफ पूछ लिया तुमसे तो क्या करोगे। अब अगर उसने तुमसे पूछा ग्राफ किसका, वॉल्यूम का और टेम्परेचर का, ठीक है। अब एक चीज और याद रखने वाली चीज है, वो क्या चीज है सर समझने की। देखो एक है अपना कि बात रख लो याद, ये सबको पता ही होगा कि ये किस पे बात कर चल रहा है अपना, कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे अपनी बातें चल रही हैं, ठीक है। ये बात नहीं भूलेंगे कोई भी। क्लियर, कौन सा एक्सप्रेशन अपन यूज करेंगे, ये वाला नहीं यूज करेंगे। ये वाला बहुत कम ही यूज होना होगा, बहुत मुश्किल से तो होगा, ये वाला अपन ज्यादा यूज करेंगे। क्लियर है। अब देखो, अब अगर उसने तुमसे पूछ लिया ग्राफ के बारे में, ग्राफ कौन कौन सा पूछ सकता है। अगर उसने तुमसे पूछा कौन सा, यहां पे टेम्परेचर और उसने तुमसे पूछ लिया वॉल्यूम के बीच में, ठीक है, ऐसे पूछ लिया वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में तुमसे अगर उसने कोई ग्राफ पूछा तो क्या करोगे, ठीक है। तो देखो भाई कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, क्या ही करेंगे। देखो हमको सबको पता है कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ठीक है। हमने एक एक्सप्रेशन पता है हमको कि V/T इज इक्वल टू क्या होता है, K होता है, V/T इज इक्वल टू K होता है, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा टेम्परेचर भी क्या बढ़ता जाएगा, ठीक है। हम और इसको एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू KT, V इज इक्वल टू KT। इसको Y इज इक्वल टू MX के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, Y इज इक्वल टू हो जाएगा MX प्लस C के फॉर्म में, ठीक है। आप ध्यान से सुनने चलना, ठीक है। यहां पर इसको अपन क्या लेते हैं, वॉल्यूम को ऊपर लेते हैं और इसको नीचे लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं वॉल्यूम, ठीक है, और यहां पे मैं लिख रहा हूं ऐसा टेम्परेचर, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, यहां पर हमें सीधी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दिख रही, तो एकदम ही स्ट्रेट लाइन बनती है। लेकिन हम सभी को पता है कि ये क्या होता है, यहां पर जीरो नहीं होता है वॉल्यूम, ठीक है। तो यहां पर क्या आती है, ऐसी इक्वेशन बनती है, देखो ऐसा लाइन बनता है, ऐसा एक लाइन बनता है। क्लियर है। और जब इस लाइन को मैं आगे तक लेके आता हूं और प्लॉट करता हूं तो मुझे यहां पर एक पॉइंट मिलता है जहां पर अपन को क्या समझ में आ रहा है, यहां पर वॉल्यूम जो है वो क्या है, जीरो है। यहां पर वॉल्यूम क्या है, जीरो है, वॉल्यूम है जीरो। और टेम्परेचर क्या होगा फिर, ये टेम्परेचर होगा आपका -273.15 डिग्री सेल्सियस,
ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना, हमेशा जो टर्म है वो कैसे लिखी जाती है, 273.15 डिग्री सेल्सियस रियल वैल्यू होती है, लेकिन इसको अपन सॉल्व करने के लिए अपन लगभग लगभग लिख देते हैं इसको 273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना लेके चलते हैं। अब सुनो, यहां पर ये जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, किसका, गैस का। वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, किसका, गैस का। ठीक है, तो इसको ही क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, और ये ग्राफ कौन सा है अपना, देखो मैंने बनाया है डिग्री सेल्सियस के साथ, तो ये क्या बन जाएगा आपका, जो ग्राफ बनेगा V वर्सेस है आपका वॉल्यूम वर्सेस ये है आपका T डिग्री सेल्सियस का। अगर आपसे पूछ ले तो आप बता सकते हो। ठीक है, ये क्या है आपका इनिशियल वॉल्यूम, तो ये है आपका V0, ये है आपका V0। क्लियर है, समझ में आएगा। स्लोप क्या होगा, स्लोप इसका 1 दिख रहा है आपको, स्लोप क्या है, K है ना आपका स्लोप, देखो दिख रहा है mx इक्वल टू K आपका स्लोप है। क्लियर है, अगर आपसे उसने ग्राफ पूछ लिया तो आप ये बना के आओगे, टेम्परेचर में लिख देता हूं T डिग्री सेल्सियस की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, डिग्री सेल्सियस की। क्लियर है, तो ये आपको ऐसे देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको ग्राफ जो है, हमेशा याद रखना, वॉल्यूम ऑफ गैस बहुत ही मुश्किल है कि जीरो हो पाए, या वॉल्यूम किसी भी चीज का जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं अपन थोड़े से आगे और भी ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं, इसको लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, अब अगर उसने वो ग्राफ पूछा तो वो कैसे कैसे पूछ सकता है, ये एक बात याद रखेंगे, हम कैसे बनाएंगे, V/T इज इक्वल टू K से ही बनाएंगे हम। ठीक है, सारे के सारे ग्राफ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वो क्या क्या पूछ सकता है, आपसे एक पूछ सकता है कि वॉल्यूम वर्सेस बना दो टेम्परेचर का, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का। सर अभी तो बनाया था बेटा, वो डिग्री सेल्सियस में था, ये अपना केल्विन वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो V/T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। ठीक है, हमको क्या चाहिए है, देखो यहाँ पे वॉल्यूम चाहिए x में, ठीक है, वॉल्यूम चाहिए y में, ये हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, और यहाँ पे है आपका टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो अपन उसको फिर से उसके फॉर्म में लेके आओ, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KT। ठीक है, तो अपन को क्या देखने को मिल रहा है, देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू mx देखने को मिल रहा है। ठीक है, लगभग लगभग कैसी है ये, देखो ये आपका जो K है ये क्या है, स्लोप है, तो आपने सीधा लाइन का सीधे बना दो। ठीक है, तो देखो क्योंकि वॉल्यूम क्या है, जीरो नहीं होता है किसी भी चीज का, तो मैं इसको ऐसे बना रहा। ठीक है, तो कैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, तो ऊपर साइड बना दूं, समझ जाओगे कि ऊपर जा रहा है। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये आपकी एक इक्वेशन रहेगी। एक और क्या बन सकता है, आपसे पूछ सकता है कि लॉग बता दो, लॉग V और लॉग T का बता दो सर, ऐसे पूछ सकता है। कैसे, ये पूछेगा log V वर्सेस log T का बनाना है, तो क्या करेंगे, तो भी बना लेंगे, किससे, इसी इक्वेशन से। तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KT। ठीक है, तो इसको लगा लो, log V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log K प्लस log T। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर आप क्या कर लोगे, अरेंज कर लोगे, तो कैसे देखेगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये हो गया आपका कौन सा, x। ठीक है, तो mx और y लॉग के क्या हो जाएगा, c हो गया कांस्टेंट। ये भी क्या है, एकदम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। स्लोप कौन सा है, पॉजिटिव है, तो कैसा बनेगा, यहां से देखो स्लोप पॉजिटिव है, +1 है, नहीं है। ठीक है, तो ये कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, देखो ऐसा ग्राफ जाएगा, सीधा सीधा ग्राफ बनेगा। ठीक है, मैंने अभी बताया था, नेगेटिव स्लोप नीचे, पॉजिटिव स्लोप ऊपर। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपना। क्लियर, देखो अब नेक्स्ट आपका कौन सा है, यहाँ पे गेल-ल्यूसेक लॉ। यहाँ पर क्या है, देखो ये भी बहुत इजी है, इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं। हमने क्या किया, वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट, द प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। देखो अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि अगर मैं क्या करूं, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दूं, वॉल्यूम को मैंने अगर क्या किया, कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, आइसो मतलब सेम, और कोर, ऐसे आइसोचोर, आइसोकोर जो भी बोलते हैं, कई लोग बोल देते हैं इसको मजाक मजाक में आइसोचोर, ऐसे बोल रहे आइसोकोर। ठीक है, जो आप बोलना चाहो वैसे बोल सकते हो। क्लियर है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया आइसोक्रोनिक कंडीशन मतलब क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, याद रखना किसकी बात कर रहा होगा, वो इसकी बात कर रहा होगा। आइसो बार वाली कंडीशन किसकी बात कर रहा होगा, चार्ल्स। आइसो कौन सा, थर्म वाली कंडीशन, आइसोथर्मिक कंडीशन किसकी बात कर रहा होगा, बॉयल्स। ठीक है, इन सब चीजों को याद रखना, मजाक अपनी जगह। क्लियर, चलो अब देखो क्या बोल रहा है कि प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, अगर कोई भी गैस है उसका कुछ भी मास गिवन हो, ठीक है, तो उसका जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है किसके, उसके टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर के साथ। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूं,
P इज प्रोपोर्शनल टू T लिख सकता हूं। ठीक है, ये एक जैसी कंडीशन बन गई अपनी, कौन सी, चार्ल्स लॉ वाली। वहां पे वॉल्यूम था, यहां प्रेशर है। ठीक है, अब याद रखना ये किसकी बात चल रही है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर गिवन है मास तो मैं मान लेता हूं कि अपना जो मास है वो भी क्या है, मास जो है वो भी क्या, कांस्टेंट है। ठीक है, यहां पे लिख दिया मैंने। क्लियर है? तो उन्होंने ये दिया छोटू सा लॉ दिया, उन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है, अगर इसका साइन हटाओगे तो क्या बनेगा, देखो P इज इक्वल टू बन जाएगा KT। ये लगभग सेम ही बन रहा है। तो ठीक है, इसके जो ग्राफ बनेंगे लगभग पूरे चार्ल्स जैसे ही बनेंगे। ठीक है, पूरे चार्ल्स जैसे ही बनेंगे। आप वहां से भी बना सकते हो, जैसे भी आएगा लगभग पूरा सिमिलर ही बनेगा, क्योंकि ऐसा दिख रहा है। ठीक है, लेकिन वहां पर T डिग्री सेल्सियस था, यहां पे भी वैसा नहीं रहेगा। क्लियर है? चलो अब देखो क्या बन जाएगा, P/T इज इक्वल टू हो गया K। ठीक है, मतलब P/T हो गया कांस्टेंट। ठीक है, तो रिलेशन बना सकते हो। यहां से क्या बना देंगे अपन, यहां पे देखो ये बन जाएगा आपका P1/T1 इज इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाय T2। क्लियर? ठीक है, तो ऐसे रिलेशन बना सकते हो। ठीक है, तो इसी रिलेशन से अपन बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जैसा कि मैं बोलते आया हूं। ठीक है, और इसका ग्राफ जो है मैं लिख भी देता हूं, इसका जो ग्राफ है वो लगभग चार्ल्स लॉ की तरह बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बन सकती है कि नहीं, स्ट्रेट लाइन बन सकती है कि नहीं बन सकती, अगर मैं दोनों को करूं P और अगर मैं ग्राफ बनाऊं। ठीक है, इसका आंसर देना मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, अगर मैं ग्राफ बनाऊं प्रेशर का, ठीक है, और टेम्परेचर का, तो जल्दी से बता देंगे एक बार कमेंट सेक्शन में कि यहां पर जो ग्राफ है वो कौन सा बनने वाला है, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, चलो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, कैसा, क्या ये ऐसा बनेगा, ऐसा वाला, ठीक है, क्या ये आपका नीचे आने वाला बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, जल्दी से आंसर दे देंगे। ठीक है, तो मैं इसको नाम दे देता हूं, आप सभी मेरे को आंसर देंगे। ये हो गया A, ठीक है, ये ऊपर जाने वाला है B, ये नीचे जाने वाला है आपका C। ठीक है, क्योंकि चार्ल्स लॉ जैसा है इसलिए मैं यहां पर नहीं बता रहा हूं। ये आपका कौन सा था, गेल-लीचॉक लॉ था। ठीक है, यहां पर अपन ने 3 चीजें पढ़ ली हैं, एक में हमने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, एक में वॉल्यूम को और एक में टेम्परेचर को। ठीक है, अब इसका जो अगला आता है वो है एवोगैड्रो, और एवोगैड्रो का जहां पर भी नाम आपको सुनाई देता है तो वो करता है किसकी बात, मोल की बात, सिर्फ मोल की वो बात करता है। ठीक है, तो इतना लिखो, फिर अपन सीधे डायरेक्ट उस पर चलते हैं। इसमें इतना ही था, अब अपन आगे चलेंगे। तो देखो मैंने क्या बोला था, एवोगैड्रो है, बात किसकी करेगा, कहीं ना कहीं मोल की बात करेगा। तो जल्दी से एक फॉर्मूला को याद कर लो अपने मन में, जो मैं पूछूंगा तब बताना। ठीक है, पहला चैप्टर याद रखना, मैंने बहुत अच्छे से करा है। चलो देखो यहाँ पे क्या है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। किसकी बात कर रहे हैं, देखो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन, मतलब अगर वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस की बात करूं तो वो क्या रहेगा, वो इक्वल क्या रहेगा, कंडीशन ऑफ टेम्परेचर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जो आप वॉल्यूम ऑफ गैस रहेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस को मैं लिख रहा हूं V, ठीक है, V को लिख रहा हूं मैं वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है, उसको ध्यान से समझते चलेंगे। और यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को मैं लिख रहा हूं कैपिटल N, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, तो मोल मत समझ लेना इसको, मॉलिक्यूल है ये। ठीक है, चलो देखो यहां पे क्या जाएगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर है, समझ में आ गया। अब सुनो, एक फॉर्मूला याद कर लो भाई, कौन सा, मोल इज इक्वल टू क्या होता था, मोल इज इक्वल टू होता है गिवन नंबर या फिर टोटल नंबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिख दूं मैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, जिसको अपन Na से शो करते हैं। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, चलो बता दो जल्दी से, 6.023 इंटू 10 की पावर 23, यही होता है। अब कंफ्यूज मत तो जाना प्लैंक वाले में, 6.6 कर दो वरना, ठीक है ना, वो प्लैंक था, ये एवोगैड्रो नंबर है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो मोल को अपन कैसे शो करते हैं, n से, स्मॉल n से। ठीक है, नंबर को अपन एवोगैड्रो नंबर को शो करते हैं Na से, और जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपन उसको शो कर रहे हैं n से। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन गया, ठीक है, फ्रॉम दिस इक्वेशन मैं इसको यहां पे रख रहा हूं, n इज इक्वल टू क्या होता है, ध्यान से सुनो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, और हम सभी जानते हैं,
हम सभी जानते हैं कि जो अपना Na है वो एक क्या है, कांस्टेंट है। Na एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू मैंने अभी बताई, वो कितनी होती है, इतनी होती है। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि जो मोल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के। समझ में आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के। क्लियर है। तो अब मैं इसकी जगह पे क्या पुट कर सकता हूं, मोल पुट कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं इसको बना दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो बाय इक्वेशन नंबर 1, बाय इक्वेशन नंबर 1 तो वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोल्स के, ऐसा। ठीक है, तो ये अपना बना फाइनल एक्सप्रेशन। क्लियर है। ठीक है, तो अपना फाइनल एक्सप्रेशन क्या बना, यहां पे मैं लिख सकता हूं कि जो आपका वॉल्यूम है, जो आपका क्या है वॉल्यूम है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल्स के, मोल ऑफ गैस के। क्लियर है, ये बना अपना फाइनल एक्सप्रेशन, V इज प्रोपोर्शनल टू N। ठीक है, समझ गए। ठीक है, इसका रिलेशन कैसे बनेगा, सेम ही तो बनेगा यार। चलो देखो यहां पे कैसे बनेगा, देखो V Y N इज इक्वल टू K बनेगा, डायरेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, तो इसको एक बार तरीका और लिख लेते हैं, V इज इक्वल टू क्या बनेगा, KN बनेगा। ठीक है, इसके बाद ये बन जाएगा। अब तो क्लियर है। चलो देखो, तो कैसे का रिलेशन बनाना चाहो तो कैसे बनेगा, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, N2 बाय N1। ऐसी बनेगा, ऐसी बनेगा। V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 होता, V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2, तो मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो ये बनेगा आपका एक एक्सप्रेशन। यहां से काफी ज्यादा अपने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व होंगे। क्लियर है। ठीक है, लेकिन ये किस कंडीशन पर है, ये कंडीशन कौन सी है, यहां पर वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम तो नहीं, यहां पर जो टेम्परेचर है वो आपका कांस्टेंट चल रहा है, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट चल रहा है। ठीक है, यहां पे क्या बोल रहा है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर इसने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। क्या कर दिया, यहां पे टेम्परेचर जो मतलब आइसो कोर की बात कर रहा है ये लगभग। ठीक है, टेम्परेचर कौन है, मतलब आइसोथर्म की बात कर रहे हैं। क्या सर, आइसोथर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, आइसोथर्मिक कंडीशन की। क्लियर है। ठीक है, तो इस पर ध्यान मत देना। चलो क्लियर है। तो ये बोलता है आपका कौन सा, एवोगाड्रो लॉ, एवोगाड्रो लॉ, फिर एवोगैड्रो लॉ जैसे आप बोलते हैं वैसे। क्लियर है, समझ में आ गया। तो बस आपको ऐसे सॉल्व करना है, वैल्यू इतनी होती है, रिलेशन आपका ये बन गया, और यहां पर ये अपना पूरा रिलेशन खत्म हो चुका है। एक बार सारी चीजें को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्या अपन पढ़ चुके हैं। तो देखो अपने बहुत सारे लॉ हो चुके हैं। एक तुम्हारा था बॉयल्स लॉ, ठीक है, चार्ल्स लॉ, गे-ल्यूसॉक लॉ, ठीक है, और तुम्हारा क्या था, एवोगैड्रो लॉ, ये सब था। क्लियर, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करा। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जो बॉयल्स लॉ था, इसमें अपन ने क्या कांस्टेंट रखा था, P और V के बीच में था। P और V के बीच में था मतलब अपन ने क्या कांस्टेंट रखा था, यहाँ पे टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट था, टेम्परेचर था आपका कांस्टेंट। क्लियर, चलो देखो चार्ल्स लॉ में क्या करा था, चार्ल्स लॉ में हमने बातें करी थी। देखो अब तो याद होगा, बहुत लंबा गए थे अपन किसके बारे में, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, यहाँ पे क्या था अपना, प्रेशर क्या था, कांस्टेंट, प्रेशर था हमारा कांस्टेंट। क्लियर है, तो अपन ने गे-ल्यूसॉक लॉ में किसके बारे में डिस्कस करा था, यहां पर अपना वॉल्यूम था कांस्टेंट, वॉल्यूम था कांस्टेंट। क्लियर है, और एवोगैड्रो लॉ में क्या था, अपन ने बात करी थी कि जो वॉल्यूम है वो किस किस का था, वहां पर अपन ने क्या क्या कांस्टेंट रखा था, बहुत सारी चीजें कांस्टेंट रखी थी। जैसे कि अपन ने कांस्टेंट रखा था टेम्परेचर, कांस्टेंट था हमारा टेम्परेचर। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें अपन ने जो कांस्टेंट थी अपन ने डिस्कस करा। ठीक है, अगर कांस्टेंट है टेम्परेचर तो इसको क्या बोलते हैं, आइसोथर्म, आइसोथर्म। ठीक है, जिसमें ग्राफ के हर एक पॉइंट पे जो आपका क्या रहेगा, जो टेम्परेचर रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है। ठीक है, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो क्या बोलते हैं उसको, आइसोबार, आइसोबार। अगर आपका यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसको क्या बोलते हैं, आइसोकोर। ठीक है, और अगेन अगर टेम्परेचर है तो इसको बोलते हैं आइसोथर्म। ठीक है, ये सब चीजें डिस्कस करा था। एक्सप्रेशन क्या कहते हैं अपने, ठीक है, यहां पर अपने जो भी एक्सप्रेशन थे वो भी लिख लेते हैं। ठीक है, चलो देखो पहला क्या था, प्रेशर अप्लाई हो रहा था यहां पे ऐसा। ठीक है, प्रेशर अप्लाई हो रहा था तो वॉल्यूम क्या हो रहा था, कम हो रहा था। ठीक है, तो मैं इसको लिख दूंगा यहां से लेके यहां तक डेल वॉल्यूम, डेल टी मतलब क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम।
ठीक है, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा था, वॉल्यूम सिर्फ चेंज हो रहा था। कब, जब मैं क्या कर रहा था, यहां से प्रेशर पे प्रेशर अप्लाई कर रहा था तब। ठीक है, तो यहां पे क्या था, जितना ज्यादा मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा उतना ज्यादा उतना कम क्या होगा, यहाँ पे अपना हो जाएगा वॉल्यूम, ये सब था। ठीक है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इस सब चीजों के बारे में बात थी। अब इसने क्या किया, यहाँ पे जो प्रेशर है उसको कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया तो अपना क्या निकला था वहां पे, उसको लेके निकला था, किसको लेके, वॉल्यूम और टेम्परेचर को लेके। वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या था, V/T था। मतलब यहां पर मैं बोल सकता हूं कि जो वॉल्यूम है, जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अगर मैं यहां से इसको हीट कर रहा हूं, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो गैसेस हैं ये इधर उधर भागेंगी और इसे अपना वॉल्यूम बढ़ाएंगी। ठीक है, ये इसके बारे में डिस्कस करा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, ऐसे लिख सकता हूं। या फिर वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। आधे से ज्यादा टर्म वॉल्यूम को लेके हैं, आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों है। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन में। क्लियर। देखो अब यहाँ पर ना कौन सा था, गेली-लिसाउ लॉ में क्या था, वॉल्यूम को इसने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो बचा क्या अपना, प्रेशर और टेम्परेचर। ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर। तो उन्होंने ये बोला जितना ज्यादा आप क्या करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा आपका प्रेशर भी बढ़ेगा। सेम था किसके, चार्ल्स जैसा था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ठीक है, प्रेशर क्या था, जितना ज्यादा आप प्रेशर लगाओगे या फिर जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, तो प्रेशर भी क्या हो, उतना ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां पे मैं मान लेता हूं गैसेस हैं। ठीक है, जैसे मैंने किया, यहां पे मैंने प्रेशर भी लगा रहा हूं मैं। ठीक है, जहां पे मैंने क्या किया, प्रेशर भी लगाया, तो क्या होगा, जैसे ही मैंने लगाया तो इनका प्रेशर बढ़ेगा आपस में। एक बात बताओ, यहां पर प्रेशर अपन बहुत बोल रहे हैं कि गैस का प्रेशर, तो ये है क्या, प्रेशर किस किस के बीच में, ये तो अपन ने समझा ही नहीं। ठीक है, तो देखो क्या है, यहां पर अगर गैस भरी हुई है, ठीक है, अगर ये गैस भरी हुई है, ठीक है, तो एक चीज समझ लेना अच्छे से कि मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो गैस है इनके आपस के बीच की प्रेशर की बात नहीं चल रही है, गैस के मॉलिक्यूल से या फिर एटम के बीच की बात नहीं चल रही है। प्रेशर वो बात चल रही है जब ये जो गैस है इस कंटेनर पे जो प्रेशर लगा रहा है उस प्रेशर की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है गैस का, अगर ये जितना प्रेशर लगा रहा है कंटेनर के ऊपर, वो प्रेशर की बात चल रही है यहाँ पे। ये जो गैस के मॉलिक्यूल है आपस में जो प्रेशर लगा रहे हैं उनसे मतलब नहीं है, जो कंटेनर पे लगा रहे हैं उससे मतलब है हमें। ठीक है, तो उसके प्रेशर की बात चल रही है। क्लियर है, समझ में आ गया, तो अपन इसको लेके चल रहे हैं, गैस का नहीं। क्लियर है, चलो देखो अब क्या है, यहाँ पर एवोगैड्रो आया था तुम्हारा। एवोगैड्रो ने क्या बोला था कि जितना ज्यादा आप क्या करेंगे, देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो किसकी बात कर रहा था, वो प्रेशर की बात कर रहा था। ठीक है, इन्होंने ये बोला जितना ज्यादा आप क्या करोगे, नंबर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस की बात करी थी। वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस के। ठीक है, इससे ही हमने डिराइव करा था, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल्स के। ठीक है, तो ये अपन ने सारी की सारी चीजें इधर डिस्कस कर ली। क्लियर है। अब देखो मैंने क्या क्या नहीं कराया है, एक तो वहां पे यूनिट जो है अपन ने की, वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, तो ये सब मैंने नहीं बताया। उम्मीद ये है मेरे को कि थोड़ा बहुत पता होगा। ठीक है, ये आपको कन्वर्जन तो पता होगा इसलिए मैंने नहीं कराया था। क्लियर है, प्रेशर आपका बार्स में होता है। ठीक है, अब जो भी चीजें आएगी यहाँ पे जो आर की वैल्यू आती है, ठीक है, तो मैं आपको अभी से थोड़ा सा बता देता हूँ, अगले वाली वीडियो में आर की जो वैल्यू आएगी वो होता है गैस कॉन्स्टेंट। ये इसकी 3 वैल्यू होती हैं, 3 वैल्यू होती है, यूनिट के ऊपर ये क्या करता है, डिपेंड करता है, यूनिट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मैं आपको वहां पर बता दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा आप अगले वाले जो वीडियो के लिए थोड़ा सा पढ़ के आएंगे, कौन सा तुम्हारे जो यूनिट्स रहती है ना, ठीक है, कैसे कन्वर्ट करते हैं वो, और मेरे ख्याल से वो आपको पता ही होगा। क्लियर है, ठीक है, इतना लिखना चाहो लिख लो, ये अपना रिवाइज है, अपन ने इतना सब पढ़ चुके हैं और ये इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आगे लगेंगी तो इसको करके आएंगे अपन। क्लियर है, चलिए, तो यहां पर अपन ने सारे लॉ के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। अपन ने यहां पर बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस करा, यहां पे मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में डिस्कस करा। ठीक है, बॉन्डिंग जो थे आपके पिछले चैप्टर में सारा का सारा आपके शुभम सर ने पूरा डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद है ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी और बहुत मजा आया होगा पढ़ने में। ठीक है, बहुत सारा रिलेट करने की कोशिश करें। ठीक है, जब ये वाला जो चैप्टर है पूरा रिलेटेबल है।
ठीक है। तो बहुत आसपास देखते रहो, गैसेस के बारे में जो स्टडी है, बहुत मजा आता है सब चीजों में, ठीक है। तो बस मजे के साथ पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें और जुड़े रहें हमारे साथ। अब मैं मिलूंगा आपसे आने वाली वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहां लर्न फ्री है पर बेस्ट जहां। थैंक यू सो मच।